Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. हमारे यहाँ 43% एमपी पार्लियामेंट में क्रिमिनल केसेस हैं उनके खिलाफ, और ये हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, उन्होंने खुद एफिडेविट लिख के दिए हैं। हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है। हर पार्टी ने कभी न कभी इस पे मशीन पे अटैक किया है, और सबसे ज़्यादा अटैक पता है किसने किया था? बीजेपी ने। 2009 में इस पे तो किताब तक लिख डाली थी उन्होंने, डेमोक्रेसी इन डेंजर। जीवीएल नरसिम्हा राव और अडवाणी जी ने उसका फॉरवर्ड लिखा था। ये कहते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ तो अभी भी पेपर बैलेट हो रहा है, तो हमारे जैसे देश में ये करने की क्या ज़रूरत है? मतलब अमेरिका का उदाहरण दिया जाता है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इलीगल डिक्लेयर किया था 1982 में? उन्होंने कहा कि साहब आप ईवीएम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा है कि वोटिंग बैलेट पेपर से हुआ करेगी, ये मशीन का तो जिक्र ही नहीं है। अब तक दलील ये रही इलेक्शन कमीशन की कि सारी पर्चियाँ गिनेंगे तो पुराना सिस्टम हो जाएगा, तो आप कह रहे हैं कि 100% गिनने में भी समय नहीं लगेगा। लेकिन लोगों का ट्रस्ट तो आ जाएगा, 100% भी गिननी पड़े तो गिन ले। मुस्लिम जनसंख्या जो वो इतनी बढ़ जाएगी कि इलेक्शन से लेके सब कुछ प्रभावित होगा, इफेक्ट होगा। ये मिथ आखिर क्यों फैल रहे हैं और इन्हें आप डिबंक कैसे कर रहे हैं? यहाँ तक ये हमने सुना कि हम 5 हमारे 25, किसी ने कहा हम 4 हमारे 40। हमने तो, मैं 76 साल का हो गया, आप में से मैं पूछता हूँ, आपने किसी ने 2 बीवियों वाला मुसलमान देखा है? 4 बीवी और 25 बच्चे वाला तो छोड़िए। इसमें आपने जो जिक्र किया है फैमिली प्लानिंग को लेकर, उसमें कुरान का जिक्र किया है। मैट्रिमोनियल ऐड में सबको वर्जिन चाहिए होती है, बच्चों वाली से फिर कौन करेगा? तो वो उस आयत का मकसद ये था, 2 कंडीशन थी। वन नेशन वन इलेक्शन पे आपका क्या मत है? किस किस्म की रिकमेंडेशन है कि अगर मिड टर्म सरकार गिर गई तो इलेक्शन होगा, लेकिन सिर्फ 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए होगा। तो ये इलेक्शन घटा के इलेक्शन बढ़ा। आपको लगता है कि इस चीफ जस्टिस को इस सिस्टम से अलग रखना ठीक था? आप ही बताइए कि ये कोलिजियम की क्रेडिबिलिटी लग रही है? किसी कैबिनेट मिनिस्टर की हिम्मत है कि प्रधानमंत्री से कहे कि साहब ये आदमी ठीक नहीं है तो बदल दो? हिम्मत है नहीं। तो आपको लगता है कि चुनाव आयोग एक तरफा या फिर इस 10 साल की राजनीति में कभी एक पक्षीय या झुका हुआ या बेबस नजर आया? कुछ हम लोग नालायकी करेंगे, कोताही करेंगे, कोई कमी होगी तो वो लोगों को दिखती है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। आप लोग 5 मुस्लिम सदस्य एमिनेंट स्कॉलर्स आरएसएस चीफ मोहन भागवत से आप लोग मिले थे, ये क्यों आप लोग को ये मुलाकात करनी पड़ी थी? उस ज़माने में लिंचिंग विंचिंग इस किस्म के केसेस बहुत हो रहे थे कि जी ये जो हो रहा है कि क्या ये उनकी मर्जी से हो रहा है? एक धारणा ये भी आम जनमानस में है कि आरएसएस जो है वो इस्लाम विरोधी है। तो उनको बेसिकली जो शिकायत है ना, हिस्टोरिकल रॉन्ग्स की बात करते हैं कि जी वहाँ पे इस्लाम जो आया उन्होंने मंदिर बहुत तोड़े, कन्वर्जन बहुत कराई, ये इल्ज़ाम है। नर्सरी का बच्चा, उसके माइंड में ये डाल दिया गया है, वो जब जाके एक मुस्लिम बच्चे से कहता है कि तो मुसलमान है तो यहाँ क्या कर रहा है, तुझे पाकिस्तान जाना चाहिए। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि बच्चों के माइंड में इनसिक्योरिटी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है, उस पर आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे? सालों से जो चल रही थी वो 3 महीने और वेट कर सकती थी, इससे ये इंप्रेशन पैदा हो। देखिए पूरी दुनिया हमको देख रही होती है। उसी तरह जैसे कांग्रेस के फंड फ्रीज हो गए, 36 साल पुराना केस, 7 साल पुराना केस, और उस पर फंड आज फ्रीज हो रहे हैं, वही 3 महीने वेट कर लो। चुनाव शुरू होने के बाद ईडी सीबीआई भी चुनाव आयोग के अंडर में आ जाती है बाकी एजेंसीज की तरह? वेल ये ग्रे एरिया है। एक सवाल ये किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, बिहार में 40 सीट है, बिहार में भी 7 फेज में चुनाव होगा, यूपी में भी 7 फेज में चुनाव होगा, ऐसा क्यों होता है? मैंने जब पहला इलेक्शन बिहार का कराया था 2010 में, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, उन्होंने कहा कि कुरैशी अगर वो 7 फेज़ का होता था, जब तक कि 10 फेज़ में भी करना पड़े, हर बूथ पे तुम पैरामिलिट्री फोर्स ज़रूर लेके आना। ना इसमें एक सिग्निफिकेंट बात क्या है कि एक चीफ मिनिस्टर अपनी ही पुलिस को ट्रस्ट नहीं कर रहा। दुनिया का बिगेस्ट इलेक्शन तो ये है ही है, इससे बड़ी मैनेजमेंट का कोई एक्सरसाइज ही नहीं है दुनिया भर में। अमेरिका में आप देखिए, अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, वहाँ के कैंडिडेट साहब कहते हैं कि साहब ब्लड शेड होगा अगर मैं हार गया। इंडिया में हारने वाला प्रधानमंत्री जीतने वाले को हाथ जोड़ के कुर्सी देता है। नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज़ तक के इस मंच पर आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। इस समय देश जो है चुनावी रंगों में रंगा हुआ है और कह सकते हैं कि चुनावों में जी रहा है। ज़रूरी है कि चुनावों को समझा जाए, आखिर चुनाव होते कैसे हैं, इनको लेकर जो तमाम मिथ्स हैं उन पर भी बात की जाए। इसको लेकर
आज जो हमारे मंचासीन अतिथि हैं उनसे बेस्ट शायद ही कोई होता। उनके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, और तब पढ़ा जब मैं स्कूल में था या ग्रेजुएशन में था, और उसके बाद अब तक पढ़ रहा हूँ। शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी, इस देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, आपका हमारे मंच पर खूब सारा स्वागत है। और आपकी एक नई किताब भी आई है, मैं बता देता हूँ अपने दर्शकों को, इंडियाज़ एक्सपेरिमेंट विद डेमोक्रेसी, द लाइफ ऑफ अ नेशन थ्रू इट्स इलेक्शन। ये किताब बहुत अच्छी है, इसलिए भी अच्छी है क्योंकि इसको कहीं से भी कभी भी पढ़ा जा सकता है। सर, हमारी एक रवायत है, हम इस प्रोग्राम की जब शुरुआत करते हैं तो हम हमारे जो मंचासीन अतिथि होते हैं उनके बारे में जानते हैं। मैंने तो आपके मुझसे सुना कि आपने मेरे बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो आप ही बता देंगे। मैं दर्शकों के लिए कह रहा हूँ, है ना, लेकिन अपने मुंह से अपने बारे में बोलना वैसे भी भद्दी चीज़ है। मैं अपनी बुराइयां सबको बता दूंगा आपको। तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, 500 साल पुराने मेरी दिल्ली की फैमिली है। पुरानी दिल्ली में मैं पला बढ़ा, और सिंक्रेटिक कल्चर जिसकी है वो उसका मैं एक नमूना। उसके बाद मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में गया, जो एक मिशनरी कॉलेज था। तो वहाँ से मैंने उस वक्त तक हमारे जहन में ये था कि सिविल सर्विस ज्वाइन करनी है, जबकि मेरा स्कूल में सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं था। वहाँ हिस्ट्री लेना पड़ा, क्योंकि हिस्ट्री को जो हिस्ट्री ऑनर्स की क्लास थी उसको नर्सरी ऑफ द IAS कहा जाता था। उस क्लास से आधी क्लास ज़रूर IAS IFS में जाती थी। तो वो एक माहौल था, वो बड़ा अच्छा हुआ। दैट वाज अ गुड डिसीजन। 5 साल में वहाँ पढ़ा, अभी हिस्ट्री ऑनर्स, MA हिस्ट्री। MA में अच्छे मार्क्स आ गए खुशकिस्मती से, तो मैं फ़ौरन एक लेक्चरर लग गया दिल्ली कॉलेज इवनिंग में, जो आजकल अब जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज कहलाता है। 300 साल पुराना वो भी कॉलेज। तो मैं चूँकि वो इवनिंग कॉलेज था, तो मैं तो 21 साल का बच्चा, और वहाँ के एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट 35 साल होती थी। तो मैंने कहा ये तो मुझे सीरियसली नहीं लेंगे, तो मैंने एक डमी चश्मा पहना तो ये लगे ये रियल है तो और वो डमी चश्मा भी मेरे पर्सनालिटी का हिस्सा ही बन गया। 1984 तक डमी चला, बाद में फिर ये हुआ। तो बहरहाल सिविल सर्विस में 2 साल पढ़ाने के बाद पहले तो पढ़ाना बहुत अच्छा लगा, बल्कि विनोद राय जो CAG हैं वो भी मेरे साथ पढ़ाते थे। एक और साहब थे, लेकिन मुझे ये बताते हुए बल्कि मैं उनको याद दिलाते रहता हूँ कि तुम और हम एक साथ बैठे थे, लेकिन मैं आ गया था, तुम नहीं आए थे, तो याद रखना। तो खैर मेहरबानी थी खुदा की कि मैं अपनी पहली अटेम्प्ट में आ गया, और हरियाणा काडर मुझे अलॉट हुआ, और जो दिल्ली के बिल्कुल पास, मैं दिल्ली वाला, दिल्ली के बाहर कहीं के वो भी गया नहीं था, तो वो पास के पास। तो मेरी सारी पोस्टिंग, फिर मीडिया से मेरा बड़ा एसोसिएशन रही कि 4 साल की सर्विस ही थी। मैं जब हरियाणा का डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस बन गया DPR देवीलाल जी के साथ, तो वो बल्कि जो हमारे शेखर गुप्ता हैं वो उस वक्त कब रिपोर्टर थे, जो वो खुद याद रखते हैं, मैं उनको याद दिलाता हूँ कि उन्होंने, मैं DPR था, उन्होंने ज्वाइन किया और उनकी शादी अटेंड की, उनके बच्चों की, तो वो खुद जिक्र करते हैं। तो मुझे मीडिया से कैसे एक्सपोजर इतना पुराना है मेरा। तो जब मैं उस एसोसिएशन का फ़ायदा मुझे ज़िंदगी भर हुआ कि मीडिया से मेरी रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप रही। और जब मैं इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुआ, सारी पोस्टों के बाद एक मीडिया में मेरी एक पोस्टिंग हुई, DG दूरदर्शन भी था मैं 1.5-2 साल। तो जब मैं ये लगा तो एक ट्रिब्यून के एक जर्नलिस्ट ने, योगेंद्र गुप्ता थे, उन्होंने अपनी मेरी जो बायोग्राफी लिखी कि जी हरियाणा के पहले अफसर वगैरह वगैरह, उन्होंने एक लाइन का एक पैराग्राफ लिखा कि कुरैशी इज़ मीडिया पर्सन डिलाइट। उसको हिंदी में अनुवाद करें कि मीडिया पर्सन, मीडिया वाले उसको पसंद करते। तो इस चीज़ को एक दफ़ा मैंने लंदन में इंडिया हाई कमीशन में एक लेक्चर दिया था, बहुत हाई प्रोफाइल। उसमें एक BBC के टॉप एंकर मौजूद थे। उन्होंने कहा साहब मैं आपका पूरा 1 घंटे का फुल इंटरव्यू करना चाहता हूँ। ज़रूर, जो जिस टाइप का आप लोग कर रहे हैं, लेकिन वो अकेले। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि साहब मैंने ये पढ़ा था कि आप यू आर अ मीडिया पर्सन डिलाइट, या यू आर अ मीडिया पर्सन डार्लिंग, वॉट एवर। क्या मतलब है? मैंने कहा ये मतलब इसका सिंपल है कि मैं मीडिया के लिए हमेशा एक्सेसिबल रहा हूँ, कि तभी सीनियर और जूनियर हो, और ये मैं नहीं कि मैं को उन पर एहसान कर रहा हूँ, ये मैं अपने पे एहसान कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अगर मीडिया के माइंड में कोई स्टोरी है वो तो करेगा ही करेगा,
तो मुझसे पूछ के करेगा तो मेरा वर्जन भी आ जाएगा, मैं अगर नहीं बात करूँगा तो वो अपने वर्जन से लिख देगा। तो मैं बात करके तो एहसान उन पे नहीं कर रहा, मैं अपने पे कर रहा हूँ। तो विद द रिजल्ट कि जूनियर से जूनियर मोस्ट मीडिया पर्सन मुझसे मिल सकता है। बल्कि जब मैं इलेक्शन कमीशन था, आप में से कुछ लोग इलेक्शन कमीशन कवर करते थे, मेरे पीए से मिलना आपको ज़्यादा मुश्किल था, मुझसे मिलना आसान था। मुझसे मिलना आसान था बिकॉज एक्सेसिबल होने का बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि बेकार फालतू अरे को दिखाना, कड़फू दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। विद द रिजल्ट मेरा फ़ायदा ये हुआ कि मुझे मीडिया ने कोई नेगेटिव अननेसेसरी नेगेटिव, मुझे नेगेटिव अगर मेरे है, बल्कि मैं कहता था कि ऑफिशियली मैंने ये पोस्टर लिया था कि इलेक्शन में हम हमारे वॉच डॉग भी हैं, आपने हम पे निगाह भी रखनी है, हमारी गलतियों को पॉइंट आउट भी करना है, और लेकिन आप हमारे आँख और कान भी हैं, हम आपकी निगाह से बहुत चीज़ें देखते हैं। मैंने तो ऑर्डर जारी कर दिए थे कि देखिए जब मॉडल कोड की वायलेशन होती है, हमारे पास कोई शिकायत करता है, हम उसको एग्जामिन करते हैं, उसके ऊपर नोटिस लेते हैं। तो हमने कहा कि देखिए पूरी फील्ड को कह दिया, अगर आप किसी टीवी चैनल पे कोई मेल प्रैक्टिस होते देखते हैं या किसी अखबार में कुछ पढ़ते हैं, आप उस पर ऊपर एक्शन ले लीजिए। ये समझिए कि हमारा ऑर्डर है कि उस पर एक्शन लेना है, कि आपको देखने को वो चैनल ही आपको दिखा रही है। तो विद द रिजल्ट कि हमारी जो ये पार्टनरशिप थी ना, जिसमें ये नहीं कि आप हमें हमारी जो गलतियों को कवर करें, बिल्कुल नहीं, हमको बिल्कुल एक्सपोज करें, और हमारा काम अपने को डिफेंड करना है। और लेकिन हम जो ऐसे वोटर एजुकेशन में मीडिया ने हमारी बड़ी हेल्प की उस चीज़ को फैलाने के। भाई हम वोटर से यही कह रहे हैं कि भाई रजिस्टर ज़रूर करो। यूथ को पर्टिकुलरली, औरतों को हमने एड्रेस किया, एक पार्टिसिपेशन रेवोल्यूशन हमने क्रिएट किया था, वोटर एजुकेशन डिवीज़न शुरू करके मीडिया ने हमारी पूरी हेल्प की। तो मेरा ये इसमें पर्सनल लाइफ भी आ गई और मेरी करियर की बिगिनिंग भी आ गई। आई होप ये दिस इंट्रोडक्शन विल सफाइस। सर अब अगर इस किताब पर बात करें, इस किताब के कुछ अंश पर बात करूं, तो उसमें हम लोग कह तो रहे हैं कि लगातार कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, लेकिन उस डेमोक्रेसी को लेकर जो पूरी दुनिया निगाह रख रही है, उस दुनिया की निगाह में हमारा नंबर बहुत पीछे है। उसकी वजहों का आपने जिक्र किया है। आपने कहा कि यहाँ पर क्रिमिनल माइंडसेट के लोग बहुत ज़्यादा हैं, या कहें कि ऐसी स्थिति है कि जिसमें लिटरेसी को लेकर भी दिक्कतें हैं, तो डेमोक्रेसी जो है फ्लोट हो जाती है। अब ये शब्द जो है वो अपने आप में अचंभित करता है कि इस डेमोक्रेसी को फ्लोट डेमोक्रेसी कह दिया जाए। बिल्कुल, आपने बहुत ठीक पॉइंट पकड़ा। मेरे इससे पहले जो किताब थी 2014 में मैंने लिखी थी, वो तो बहुत ही मोनूमेंटल किताब है, एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन। तो जब मैं वो किताब लिख रहा था, उसके समाप्ति पे मैं आ गया था, तो मैंने पहली बार ये लफ्ज़ सुना कि इकोनॉमिस्ट वाले 2006 से हर साल ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स निकालते हैं। उसमें हमारी रेटिंग काफ़ी लो 40-45, और उसमें हमको फ्लॉड डेमोक्रेसी, 4 किस्म की डेमोक्रेसी उन्होंने बताई थी, फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड डेमोक्रेसी यानी अथॉरिटेरियन रिजीम। तो फ्लॉड, तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन तो बड़ा एंगर और गुस्से का कि देखो हम तो इतने अच्छे इलेक्शन करते हैं, इतनी अच्छी डेमोक्रेसी है, और ये हमको फ्लॉड दिखा रहे हैं। तो गुस्से के बाद जब लेकिन हमने जब पढ़ा कि क्या क्राइटेरिया, किस वजह से उन्होंने हमको फ्लॉड कहा, तो बात तो वो ठीक ही कह रहे थे। क्या रीज़न थे? हम ये कहते थे कि भाई आप औरतों को टिकट क्यों नहीं देते, 50% हिंदुस्तान तो औरतें हैं, आप टिकट देते हैं सिर्फ 6%, तो जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग डाउन आ गई। उसमें हमारे यहाँ 75 साल हो गए, अभी भी 25% लोग इलिटरेट हैं, यानी 300 करोड़, तो जिसकी वजह से हम डाउन आ गए। हमारे यहाँ 43% MP पार्लियामेंट में क्रिमिनल केसेस हैं उनके खिलाफ, और ये हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, उन्होंने खुद एफिडेविट लिख के दिए नॉमिनेशन के बाद। तो उसकी वजह से करप्शन, ये सारे केसेस, मीडिया फ्रीडम की कमी, इसकी वजह से तो वही डेमोक्रेसी इंडेक्स इलेक्शन के लिए हमको 10 में से 9.7 मार्क्स दिए उन्होंने दिए, बाकी चीज़ों के लिए किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7। तो उससे एक और चीज़ निकल के आई कि दे ऑल द वर्ल्ड एक्नॉलेजेस कि हमारे इलेक्शन दुनिया के सबसे अच्छे इलेक्शन में माने जाते हैं, ग्रेट इलेक्शन। बट ग्रेट इलेक्शंस डू नॉट मीन ग्रेट डेमोक्रेसी। हम तो ग्रेट इलेक्शन करके आपको दे दिया, लेकिन 43% अगर क्रिमिनल आ गए तो डेमोक्रेसी तो अच्छी नहीं हुई। लेकिन उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं, क्योंकि हम तो क्रिमिनल को डिबार नहीं कर सकते। सरकार से मांग कर करके हम थक गए 25 साल में कि
कि भाई इनको आप डिबार कर दो। जवाब क्या मिलता है कि साहब लॉ ऑफ द लैंड इज कि यू आर प्रिज्यूम्ड इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी। तो उसका मैं एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। मैंने ऐसे ऐसे ऑडियंसेस में जिसमें जजेस और जूरिस्ट और लॉयर्स बैठे हुए, किसी ने आज तक जवाब नहीं दिया। वो मैं जवाब सवाल रिपीट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप मानना कि लॉ है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट। आप ये बताइए कि हिंदुस्तान की जेलों में 4 लाख प्रिजनर्स हैं, उनमें से 70% अभी अंडर ट्रायल हैं, 2,70,000 अंडर ट्रायल हैं, तो इसका मतलब इनोसेंट हैं। लेकिन आपने उन इनोसेंट लोगों के 4 फंडामेंटल राइट छीन रखे हैं। फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जहाँ जाएँ जिधर जा सकते हैं, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, जो काम धंधा करते रहे, फ्री राइट टू डिग्निटी। फंडामेंटल राइट्स आप विद इन दी एम्बिट ऑफ उसी लॉ जो आप हमको कोट करते हैं। और राइट टू कंटेस्ट तो फंडामेंटल राइट भी नहीं है, उसको कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दीजिए तो कौन सी ऐसा आफत आ जाएगी, लेकिन उसको नहीं मानते। तो इसका जवाब दे दें जो नहीं मानते कि भाई इनोसेंट लोगों को अगर आप जेल में रख सकते हैं, उनके फंडामेंटल राइट छीन सकते हैं, तो उन्हीं इनोसेंट। तो अब होता क्या है कि 10-10, 20-20 साल तक मुकदमे चलते हैं। रेप करने वाला पॉलिटिशियन वो मिनिस्टर बना हुआ, वो हरकतें करता रहेगा, डकॉइटी, मर्डर, किडनैपिंग। फिर हमने एक और भी जवाब दिया था जो हमारा इलेक्शन कमीशन का स्टैंड उसमें रहा कि हम ये नहीं कि वो कहते हैं कि जी अक्सर पॉलिटिक्स में एक दूसरे के खिलाफ झूठे के इल्ज़ाम लग जाते हैं। हमने कहा माना लग जाते हैं कि तो, लेकिन उसका हमने सेफ गार्ड भी बता दिया कि छोटे मोटे केस की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी ने किसी को गाली दे दी, फॉरगेट अबाउट इट, कोई चिंता नहीं। लेकिन मर्डर, रेप, डेकॉइटी, किडनैपिंग, ये तो हीनस ऑफेंसेस हैं और जिनकी सज़ा कम से कम 5 साल की सज़ा कैद होगी। सिर्फ हम उन केसेस की बात कर रहे हैं कि जिनके खिलाफ ये इल्ज़ाम है, उनको आप इलेक्शन लड़ने से डिबार कर दीजिए, ठीक है। वो थोड़े से। दूसरा एक और सेफ गार्ड कि ये केस कम से कम 1 साल पहले रजिस्टर हुआ हो ताकि उसे 1 साल में आप उसका समाधान कर सकें। और तीसरा इससे भी अच्छा सेफ गार्ड कि एक कोर्ट ऑफ लॉ चार्जेस फ्रेम कर चुकी हो इनके ऊपर ना। कोर्ट ऑफ लॉ तो इंडिपेंडेंट है और ये कोर्ट ऑफ लॉ इसमें सेशन जज से नीचे नहीं है। हाई कोर्ट के बाद सबसे हाई कोर्ट इज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और हीनस ऑफेंसेस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ही करता है, लोअर कोर्ट नहीं करती। वो पुलिस वाला झूठी रिपोर्ट लिख सकता है, सेशन जज तो झूठी चार्जशीट नहीं बनाएंगे। उन्होंने अगर कर लिया तो हमने ये 3 सेफ गार्ड के साथ प्रोपोजिशन दी भी है। लॉ कमीशन ने हमको सपोर्ट किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आज तक इस वजह से हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम नीचे चले जा रहे हैं। फ्रीडम इंडेक्स में, मीडिया फ्रीडम में हम 144 हैं 160 में से। बड़े शर्म की बात है। आपने बताया कि ग्रेट इलेक्शंस होते हैं लेकिन बेस्ट इलेक्शन नहीं हो रहे हैं एक तरीके से, और रैंकिंग के लिहाज से देखें तो कौन सी स्थिति में है, क्योंकि फुल डेमोक्रेसी की जो रैंकिंग है वो तो शुरुआती रैंकिंग है। इलेक्शन के लिए तो बेस्ट इलेक्शन सब मानते हैं कि 10 में से 9.7 मार्क्स मिलते हैं हमको उसी रैंकिंग में, क्योंकि इलेक्शन पे हमें किसी को डाउट नहीं है। और आप ये बल्कि देखिए कभी कभी इलेक्शन कमीशन पे जो उंगली उठाई जाती है वो भी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। उसमें एक हम बड़ी मेजर चीज़ भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान का इलेक्शन से बड़ा इलेक्शन भूल जाइए, दुनिया का बिगेस्ट इलेक्शन तो ये है ही है। इससे बड़ी मैनेजमेंट का कोई एक्सरसाइज ही नहीं है दुनिया भर में। और हमारे जो अगर देखें यूरोप में 50 देश हैं, वो एक तरफ और हम इंडिया एक तरफ, वो पूरा यूरोप मिलके 60% ऑफ इंडिया है। साउथ वो हमारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 54 देश हैं, नॉर्थ साउथ अमेरिका में 52 देश हैं, पूरी कॉमनवेल्थ में वो हमारे यहाँ 90 देश इंटू 1 है। 90 मुल्कों के बराबर हम इलेक्शन करते हैं। कितनी हाई क्वालिटी का वो करते हैं। 1.5 करोड़ लोग हमारा स्टाफ होता है। वो भी एक चीज़ समझने की चीज़ है, सब गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं जिनको आप कंटेम्प्ट से बाबू और इनएफिशिएंट, लेजी, करप्ट कहते हैं। वही ब्यूरोक्रेसी हमारे अंडर में आके आपको 0 एरर इलेक्शन, 0 एरर मीन 0 एरर हर बार देती है। वो चीज़ हम भूल जाते हैं। ये जी मॉडल कोड का नोटिस में ये नहीं क्या फला चीज़ में त्रुटियाँ होती हैं, उन त्रुटियों पे फोकस ज़्यादा हो जाता है। जो अचीवमेंट है, इतनी ह्यूमन अचीवमेंट, उसकी इतनी बड़ी हमारी जो ये आर्मी ऑफ स्टाफ है, वो इतना शानदार काम करते हैं। इसीलिए ये जो इस किताब का नाम है बाय द वे, वो भी मैं बता दूं, इसका नहीं, जो अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग,
वो क्या हुआ, एक जर्नलिस्ट थे आपके साथी जो आपकी तरह वो भी बड़े क्रिटिकल होते थे कि अरे जैसे इलेक्शन कमीशन वाले सब गधे हैं, उनको कुछ नहीं आता। तो दोस्त थे, मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब, नाम भी बता दूं, रोहित बंसल फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एडिटर थे, आजकल रिलायंस में कम्युनिकेशन एडवाइज़र। तो उन्होंने इसी तरह क्रिटिकल कोई बात कही। तो मैंने कहा कि रोहित बेटा, तुमको पता नहीं है हम करते क्या हैं, तुम देख एक दफ़ा जाके तो देखो। तो नोएडा में रहते थे वो, नोएडा में रहते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं डीएम नोएडा को कहता हूँ, वो तो आपको सब चीज़ दिखा देंगे। उसके बाद जो उन्होंने 3 पेज का एक आर्टिकल लिखा गवर्नेंस नाउ में, वो पढ़ने लायक है, टोटली परिवर्तित हो गया है। उन्होंने कहा कि साहब मैं तो हैरान रह गया कि कितनी कैसी इनकी टीम है, कितनी प्रोफेशनली ये काम करते हैं। और 3 पेज का जिस्ट ये था कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इंडिया की इलेक्शन सबसे ज़्यादा सेल्फ इफेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है। क्या हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, सेल्फ इफेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है। और इंडिया का इलेक्शन एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर। वो तो उनकी इजाज़त से मैंने वो उनका एक्सप्रेशन बोरो करके अपनी किताब का नाम दिया था कि डॉक्यूमेंट नहीं, वंडर है। बाकी 90 देशों का इलेक्शन और इतना क्वालिटी इलेक्शन। अमेरिका में आप देखिए, अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, वहाँ के कैंडिडेट साहब कहते हैं कि साहब ब्लड शेड होगा अगर मैं हार गया। और पिछली बार भी उन्होंने यही कहा था कि अगर मैं हार गया तो मैं रिज़ल्ट एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इंडिया में तो ऐसा नहीं होता। इंडिया में हारने वाला प्रधानमंत्री जीतने वाले को हाथ जोड़ के कुर्सी देता है। इस चीज़ पूरी दुनिया के लिए एक लेसन है कि इतनी जो स्मूथ ट्रांजिशन है इंडिया में होती है और जगह नहीं होती है। तो इसको हम भूल जाते हैं। ये भी तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। इसको हम वो कर देते हैं छोटे मोटे कंट्रोवर्सीज में उलझ के। तो इसलिए हमें पूरे टोटलिटी में हमें समझना चाहिए। आपने कहा छोटी मोटी कंट्रोवर्सी जो हैं उसमें उलझकर इलेक्शन को हम हल्का कर देते हैं, लेकिन एक जो कंट्रोवर्सी है ईवीएम को लेकर, वो तो छोटी मोटी नहीं है, लगातार बनी आ रही है। और इस बार तो जो राहुल गांधी ने कहा वो और ज़्यादा बड़ा हो गया है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राजा की जान जो है वो ईवीएम में छिपी हुई है। एक तरीके से वो ईवीएम को चैलेंज कर रहे हैं। ईवीएम को लेकर सवाल आपके पास तब भी आए होंगे, अब भी आ रहे हैं। हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो मैं ये कहूँगा, आपकी गोद में जो ये किताब रखी हुई ना, एक दफ़ा फिर कैमरे के सामने कर दीजिए। इसमें ईवीएम के ऊपर कम से कम 6-7 आर्टिकल। जी बिल्कुल। मैं ईवीएम को पिछले 15 साल से डिफेंड कर रहा हूँ और आज भी अभी भी डिफेंड करूँगा, क्योंकि ईवीएम को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ईवीएम की जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि 2 लेवल हैं उसकी पूरी सिक्योरिटी के। एक तो इंटरनल सिक्योरिटी कि इसकी जो मैन्युफैक्चर है, इसमें 1 टाइम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो चिप के ऊपर हम ये बंद कर देते हैं। इसकी मिसाल दूंगा, जैसे आपका कैलकुलेटर है, पिछले 10 साल में 2 और 2 पर 4 ही दिखाएगा। आप उससे कहो कि 2 2 5 दिखा दे, दिखाई नहीं सकता, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग के लिए वो सील कर दिया गया है। जो उसमें प्रोग्राम डाल दिया 2 और 2 4। तो हमारी मशीन जो है एक दफ़ा प्रोग्राम होने के बाद उसमें कुछ ऐड नहीं किया जा सकता। ये तो उसकी इनबिल्ट सिक्योरिटी हो गई। दूसरे जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी है वो इससे भी इम्पॉर्टेंट है। फैक्ट्री हैं जो 2 हैं, वो सबसे हिंदुस्तान की टॉप सिक्योरिटी कंपनी है। एक डिफेंस मिनिस्ट्री की है, एक एटॉमिक एनर्जी के अंडर में है, हैदराबाद और बेंगलोर में। वहाँ से फैक्ट्री से हम अलॉट करते हैं जी 50,000 मशीन यूपी, 40,000 बिहार भेज दो। उसके बाद हमारा रोल ख़त्म। फिर कंप्यूटर टेक्स ओवर। उस स्टेट में जाके कौन से ज़िले में कौन सी मशीन जाएगी, वहाँ से कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगी, कौन से गांव में बूथ में जाएगी, ये सारा कंप्यूटर रैंडमाइज करता है। कल अगर इलेक्शन है, आज शाम को, हमें भी नहीं मालूम, आज शाम को एक तो वो 5 लोगों की टीम कंप्यूटर डिसाइड करेगा, एक दूसरे को वो नहीं जानते। वो कंप्यूटर बताएगा कि ये 5 लोग हैं और ये मशीन इनको दी जाती है और ये गांव जाना है, और ये उनको शाम को 5 बजे बताया जाएगा कि जाओ। ये इसलिए हमने ऐसे डिज़ाइन किया कि किसी को उनको अप्रोच करने की और इन्फ्लुएंस करने का टाइम ही नहीं मिले। तो इसलिए पहले से मशीन में हम क्या लिख के भेजेंगे। अच्छा, कैंडिडेट का नाम भी जो मशीन पे जो होता है, तो ये तो है नहीं कि भाई हमने बीजेपी का बटन दूसरा, कांग्रेस का तीसरा, फला ये वो, ये भी नहीं बना सकते। जो बटन के असाइनमेंट होती है वो कैंडिडेट के फर्स्ट नेम पे होती है। अगर अजय है तो पहला बटन, और अगर कुरैशी है तो वो 7वां बटन होगा। तो हम पहले से प्रोग्राम उसका क्या कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़, लेकिन
ये 2009 में हर पार्टी ने कभी न कभी इस पे मशीन पे अटैक किया है, और सबसे ज़्यादा अटैक पता है किसने किया था? बीजेपी ने। 2009 में इस पे तो एक किताब तक लिख डाली थी उन्होंने, डेमोक्रेसी इन डेंजर। जीवीएल नरसिम्हा राव और अडवाणी जी ने उसका फॉरवर्ड लिखा था, ठीक है। उस वक्त पीक थी जब मैं 2010 में मैं सीईसी बना, मैंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, और ये मैं अपनी एडवाइस अपने यंगर कोलीग को देना चाहूँगा कि हर चीज़ का यू शुड बी एक्सेसिबल। मैंने पहले ही उसी से शुरू किया था। मैंने कहा कि भाई देखो ये लोग कह रहे हैं, ज़रा बात तो सुनो। मैंने मीटिंग बुलाई ऑल पार्टी, उसको लीड कर रहे थे चंद्रबाबू नायडू। तो पहले तो मुझे हैरानी हुई, मैंने बल्कि कहा भी चंद्रबाबू जी आप तो टेक्नोलॉजी के आइकॉन हैं, आप इस एंटी टेक्नोलॉजी एजिटेशन के लीडर बन के आए हैं। तो मुझे तो हैरानी है, मेरे लिए एक चैलेंज है कि मैं आपको से डिस्कस करते हैं, मैं आपको अपना ईवीएम का ब्रांड एम्बेसडर बना के यहाँ से भेजूँगा, बताओ क्या आपको शिकायत है। फिर हमने दूसरे लीडरों से पूछा भाई आपको क्या शिकायत है, क्योंकि जो चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं आपको क्या शिकायत है, जो चंद्रबाबू, क्योंकि होता है एक लीडर हो जाता है सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं। उन्होंने उसी मीटिंग में कहा कि साहब हम ये नहीं कह रहे कि ईवीएम मैनिपुलेट होती रही है, या हो सकती है, या होती रहे, आगे भी हो सकती है, ये हम कह ही नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी ला दीजिए। और ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब था कि जब आप बटन दबाते हैं तो वोट मशीन में जाता है, तो कहाँ गया आपको दिखाई तो नहीं दे रहा। तो कहेंगे उसके लिए हम कहते हैं वीवीपैट शुरू कर दीजिए। हम देखा बहुत माकूल आइडिया है, बड़ा अच्छा सुझाव है। उसी मीटिंग में हमने फैसला कर लिया कि ऑल राइट वीवीपैट शुरू कर देते। हमने दोनों फैक्ट्रीज़ को कह दिया मशीन डेवलप करो। हमारे 5 आईआईटी के डिफरेंट आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं इसके, हम टेक्नोलॉजी के इलिटरेट हैं, हम अनपढ़ हैं मानता हूँ, लेकिन वो तो आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं। टेक्नोलॉजी किसी ने पासपोर्ट की सीक्रेसी सिक्योरिटी और इस किस्म के बनाने वाले, उनको हमने वो जब तक टेक्नोलॉजी हमारी क्लियर नहीं करते हम अडॉप्ट नहीं करते। वीवीपैट बन के आ गया, वीवीपैट की हमने ट्रायल की। 5 स्टेट्स हमने चुनी, और वो जगह भी आप सुन के आपको लगेगा कि देखिए कितना थॉट जाता है। त्रिवेंद्रम कोस्टल एरिया, लद्दाख पहाड़ी एरिया, दिल्ली एक नॉर्मल सिटी, जैसलमेर रेगिस्तान, और चेरापूंजी बारिश का एरिया, ताकि हर क्लाइमेट कंडीशन में उसको देखें। पूरे दिन का ट्रायल किया, बहुत डिफेक्ट्स आए, मशीनें ख़राब हुई। तो हमने कहा नहीं ये नहीं चलेगा, वापस जाओ ड्राइंग बोर्ड पे ठीक करके लाओ। तो 1 साल बाद उन्हीं 5 जगहों पे उसी में को हमने इम्प्रूव मशीन किया, 100% कामयाब हुई। फ़ौरन फैसला हो गया कि जहाँ 20,000 मशीनें बनाओ, उनका ट्रायल करेंगे। दिल्ली में शीला दीक्षित जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने किया, नागालैंड का इलेक्शन किया, बहुत अच्छा हुआ। वीवीपैट ठीक चल रहा है। अब जो डिबेट चल रही है सिर्फ ये अराउंड वीवीपैट, वहाँ पे मुझे ये इलेक्शन कमीशन को एडवाइस ये होगी कि भाई आप इस मामले में ओपन एक्सेस क्यों नहीं, 25-25 पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। जुरिस्डिक्शन मेरा है, मैं अगर बात नहीं करूँगा तभी तो जाएंगी वो, सोल्यूशन मेरे पास है, मैं उनकी बात तो सुनूँ। तो मैं अपने अगर एक आध बार मुलाकात भी हुई, और मैंने आर्टिकल में भी कहा कि भाई मेरा सीनियर हूँ तुमसे, बूढ़ा होने को हूँ, लेकिन कुछ सीनियरिटी से आदमी कुछ सीखता ही है। इनको मिला करो, इनके लिए 24 घंटे आपके दरवाजे खुले होने चाहिए। इनसे मिलना आपकी नौकरी का हिस्सा है, आपको तनख्वाह मिलती है, ये ना मिलना नहीं मिलेंगे, ये एरोगेंस नहीं चलेगी, नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसलिए इनसे मिलो, बात करो, सुनो, और क्योंकि वो भी रीज़नेबल हैं, ये तो आप उनको कन्विंस कर लेंगे या वो आपको कन्विंस कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही रीज़नेबल हैं। आप बात ही नहीं करोगे, तो इस वजह से फ्रस्ट्रेशन इतनी हुई है कि जो न मिलने की जो थी आदत है, ये गलत है। कम्युनिकेशन जिसका मैंने पहले भी 1-2 बार जिक्र किया, कम्युनिकेशन हैज़ टू बी वेरी ओपन, यू हैव टू बी एक्सेसिबल, ताकि आपका वर्जन कि भाई आपको कहना क्या है। ये कह देना कि जी 5 साल पहले मैंने फलां प्रेस नोट में कह तो दिया था, ये नहीं चलेगा। जब कंट्रोवर्सी होती है आपने जवाब दिया, कल फिर हुई थी, कल फिर जवाब दीजिए, परसों फिर होगी, फिर जवाब दीजिए। तो ये जवाब क्रिटिसिज्म होता रहेगा, जवाब देना आपका काम है, ताकि लोगों के में, क्योंकि अब जो मुझे जो डर है ना, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो हमने एक ही मीटिंग में मना लिया, उन्होंने हमको समझा दिया, हमने वो कर ली। जनता के माइंड में अगर ये डाउट घुस गया ना, वो निकालना बहुत मुश्किल होता है। और अब ये जनता के माइंड में, मैं ट्विटर पे हूँ, बात मैं किसी और चीज़ की कर रहा हूँ, जसपाल भट्टी की कर रहा होता हूँ, फट से वो लोग कहते हैं बैन ईवीएम, बात किसी और चीज़ की बैन ईवीएम, तो मुझे ईवीएम के नाम से मुझे खूब गाली दी जाती है रोज़ाना।
तो क्योंकि जनता में ये चीज़ इतना जो भ्रम फैल गया उस क्योंकि हम लोगों ने कम्युनिकेट अच्छा नहीं किया। नहीं तो सर जो आप बात कह रहे हैं और जो जयराम रमेश ने भी कहा कि हमने पिछले साल से चिट्ठी लिखी थी ईवीएम जो वीवीपैट को लेकर, और सैम पित्रोदा साहब भी ये कह रहे हैं कि वो पहले वाला जो सिस्टम था जब मशीन नहीं जुड़ी हुई थी तब तो इसकी हैकिंग नहीं हो सकती थी, लेकिन वो कह रहे हैं जब से ये एक एक्सटर्नल डिवाइस लग गया वीवीपैट का तो इसकी हैकिंग हो सकती है। हाँ नहीं, ये बात जो ये है उसका जवाब मुझे एक तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये जब सबसे पहले कन्नन है गए ना, एक डीएम जिन्होंने रिज़ाइन किया था, उन्होंने ये बात बोली कि जो हमारा जो ये क्लेम था कि हमारी प्री जो वन टाइम प्रोग्रामेबल वो है, ये जो वीवीपैट है ये प्रोग्रामेबल है। ये प्रोग्रामेबल इसलिए है कि कौन से 15 कैंडिडेट हैं फील्ड में रह गए, कौन से 25 रह गए, वो तो इलेक्शन के वक्त ही तय हो गए ना, तो इसलिए वो प्रोग्रामेबल है। लेकिन ये कहना कि जी अब जो बैलेट पे जो यूनिट आप दबाते हैं तो वीवीपैट के थ्रू सेंट्रल कंट्रोल यूनिट में जाती है, मुझे तो इसके में कोई सेंस ही नज़र नहीं आता कि ऑलरेडी एक मशीन का जो एक कॉम्बिनेशन चल रहा है उसके बीच में हम क्यों डालेंगे। एक पैरेलल होगी, एक तरफ कंट्रोल यूनिट में वोट इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर हो जाएगा, दूसरी तरफ वो प्रिंट हो जाएगा। इसको ये कहना कि इसके लिए रूट होके जा रहा है ये, लेकिन ये चीज़ समझाने की है। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने सीईसी ने भी अनाउंस किया था कि उन्होंने FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन उसमें ये जवाब दिए हैं 8-10 क्वेश्चन है, उसमें इसको एक्सप्लेन करें कि ये उसके बीच में नहीं है। मैंने वो जो 5 एक्सपर्ट्स हैं उनमें से एक एक्सपर्ट से बात की कि भाई ये सारा सुन रहे हैं, तुम एक्सपर्ट ओपिनियन में से सुन लो। उन्होंने कहा साहब ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है, क्योंकि हमारी ये है कंट्रोल यूनिट जो है वो एक ब्रॉडकास्ट मोड में दोनों मशीनों को इंस्ट्रक्शन देती है। बैलेट यूनिट को कहती है कि अब मैं तैयार हूँ बटन दबाने के लिए, अब आप ओपन कर दो वोटिंग। तो ये प्रिंटर को कहती है कि जैसे ये वोट पड़ेगा तो उसका प्रिंट आउट छाप लेना और वो दिखा देना। तो ये कंट्रोल यूनिट जो है वीवीपैट से कंट्रोल नहीं हो रही, वीवीपैट कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल हो रहा है। ये चीज़ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। भाई इसको क्लैरिफाई करो, बार बार क्लैरिफाई कर दो, क्योंकि ये सवाल जो आपने उठाया ये सवाल बार सवाल से जुड़ा हुआ, ये लोग जो ये कैंपेन चलाते हैं बैन ईवीएम वाले, तो ये कहते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ तो अभी भी पेपर बैलेट हो रहा है, तो हमारे जैसे देश में ये करने की क्या ज़रूरत है। मतलब अमेरिका का उदाहरण दिया जाता है। देखिए अमेरिका का उदाहरण है कि इवन अमेरिका इस्तेमाल नहीं करता। उस पर मेरा एक जवाब ये है कि हमें हर चीज़ अमेरिका से नहीं सीखनी चाहिए। और अमेरिका की तो मैं तो कैंडिडेट ने पहले ही कह दिया कि ब्लड शेड होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जितने भी हैं उन्होंने तो कभी इस किस्म की बात नहीं की। एक तो इस लिहाज से हम सुपीरियर हैं। दूसरे अब हमने गरीब मुल्क ने 1951 में 50 में जब रिपब्लिक चुना था, पहले दिन औरतों को बराबर का वोटिंग राइट दिया था। उस ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लैनेट अमेरिका, उन्होंने पता है आपको कि कितने साल लिए थे वो हक देने में? 144 साल। तो कौन सुपीरियर है? हम 84% इलिटरेट कंट्री ने पहले दिन औरतों को हक दिया। उसी कंट्री ने 19वें साल में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वोमन प्राइम मिनिस्टर दे दिया। अमेरिका ने 250 साल में वोमन प्रेसिडेंट नहीं दिया आज तक। तो कौन सुपीरियर है? तो किसने किससे सीखना है कि जी अमेरिका से सीखें? एक ये तो एक डायमेंशन। दूसरे ये फैक्चुअली रॉन्ग है। 50 देश हैं अमेरिका में, 27 देशों में ईवीएम यूज़ होती है। वहाँ का सिस्टम ही डिफरेंट है, टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है। वहाँ 10,000 काउंटीज़ और लोकल यूनिट्स हैं, हर एक इंडिपेंडेंट, हर एक के अलग लॉज हैं, अलग अलग 10,000 10,000, मैं ये कोई एग्जैजरेटेड फिगर नहीं, 10,000 तरीक़ों से इलेक्शन होता है। उनमें हज़ारों में ईवीएम यूज़ होती है और हज़ारों में ईवीएम नहीं यूज़ होती। ये कहना अमेरिका में यूज़ नहीं होती, ये तो फैक्चुअली गलत है। अमेरिका को समझा ही नहीं। दूसरा यूरोप की बात कर देते कि यूरोप के 4 देशों में हुआ। यूरोप के 4 देशों को भी लोग डिटेल में तो जाते नहीं। यूरोप के 4 देशों में मशीन इंट्रोड्यूस हो गए, बंद की गई थी। वो 4 देशों को एक्चुअली एक देश गिनना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक फैक्ट्री के बनाई हुई मशीन ही थी चारों देशों में। नीदरलैंड की एक कंपनी है नेडेप, उसने मशीन बनाई। उस मशीन में ख़राबी भी क्या थी कि उसका जो सिग्नल है वो कमरे के बाहर भी महसूस किया जा सकता था। उस बेसिस पे उन्होंने मशीन विड्रॉ कर ली, तो 4 स्टेट ने विड्रॉ कर लिया। उनको ये कहना कि 1 2 3 4 ने विड्रॉ कर ली, भाई जितनी जगह वो मशीन यूज़ हो तो एक ही मशीन तो विड्रॉ हुई ना, तो इसलिए ये गलत है। एक मिसाल दी जाती है जर्मनी की कि जर्मन कोर्ट ने इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया।
उसका जवाब कि हम हिंदू जर्मन कोर्ट को नहीं, सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करते, हम इंडियन सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करते हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उससे 25 साल पहले इसी मशीन को इलीगल डिक्लेयर किया था और उसी प्रकार के रीज़न से किया था। रीज़न क्या था वो समझने की ज़रूरत है, वो किसी ने पढ़ा ही नहीं आज तक। रीज़न है उसमें क्या था जर्मन सुप्रीम कोर्ट में कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वोटिंग प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए कि जो एक आम आदमी को बगैर एक्सपर्ट की मदद के खुद दिखाई दे देना चाहिए कि वोट कहाँ जा रहा है। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इलीगल डिक्लेयर किया था 1982 में? उन्होंने कहा कि साहब आप ईवीएम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा है कि वोटिंग बैलेट पेपर से हुआ करेगी। ये मशीन का तो जिक्र ही नहीं है, मशीन का जिक्र इसमें एक्ट में करा लीजिए, यूज़ कर लीजिए। कि दोनों जगह टेक्नोलॉजी की डिपेंडेबिलिटी को नहीं क्वेश्चन किया था, लीगल टेक्निकलिटी थी जिसकी वजह से हुआ था। इसको समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए अगर हम इंडिया तो वर्ल्ड लीडर है, हमें तो ये आइडिया कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी दुनिया को बल्कि कई स्टेट हमसे इंपोर्ट भी करती हैं, इसको बढ़ावा जाना चाहिए कि हमारी मशीन उस लिहाज से टोटली रिलायबल है। एक इम्प्रूवमेंट मैंने सजेस्ट किया उसमें कि भाई अगर इतना ही डिबेट हुई है कि वो एक डिमांड ये रह गई कि जी 100% बूथ की पर्चियाँ जो है गिन लीजिए 100% की। अभी कितनी गिनी जाती हैं? विधानसभा क्षेत्र की पाँच। पहले एक ही इलेक्शन कमीशन ने एक ही की थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं एक कम है 5, ये 5 भी आर्बिट्रेरी फिगर है, 10 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं? लेकिन एक उसका लॉजिकल साइंटिफिक रीज़न होना चाहिए। मैं कहता हूँ 100% भी गिनना पड़े तो इलेक्शन कमीशन का एक जवाब था कि जी उसमें 4-5 दिन लगेंगे, जो मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत जवाब है। वो इसलिए कि मैंने भी इलेक्शन करा है नीचे से लेकर ऊपर तक, रिटर्निंग अफसर भी रहा हूँ। जब बैलेट पेपर का ज़माना था, न्यूज़पेपर के साइज़ का बैलेट पेपर होता था, 70 कैंडिडेट होते थे। उस 70 कैंडिडेट में आलोक कौन से हैं और कुरैशी कहाँ पे है और ये देखने में 4-4 5-5 मिनट लगते थे। फिर आप उस बास्केट में डालते थे। विजिटिंग कार्ड के साइज़ की पर्ची है, उस पर सिर्फ एक नाम लिखा हुआ है, वो एक नाम निकाला इसमें में डाला, दूसरा नाम इसमें डाला। 4-5 घंटे 6 घंटे अगर 24 घंटे भी लगेंगे सो व्हाट। अभी कितने दिन बाद रिजल्ट आएंगे? 3 महीने बाद। अगर नेशन 3 महीने इंतज़ार करती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, एक दिन और इंतज़ार कर लेगी, लेकिन लोगों का ट्रस्ट तो आ जाएगा। 100% भी गिननी पड़े तो गिन लें। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, मैंने ये आर्टिकल में लिखा है, ये टेलीग्राफ में एक आर्टिकल था लास्ट इलेक्शन की काउंटिंग डे पे। आप सब यंग लोग हैं, क्रिकेट के फ़ैन आप में से कितने होंगे? बहुत सारे होंगे। DRS सिस्टम आपने सुना है? मैंने ये वो दिया है, उसको सीरियस कंसिडर करने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ 100% मशीनें यानी 300 मशीनें गिनने की ज़रूरत भी नहीं, सिर्फ 4 मशीन गिनने की, 5 भी नहीं 4। वो कहते हैं DRS में क्या होता है कि आपको 2-2 अपील अलाउड होती है ना। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ टॉप 2 रनर्स अप जो अफेक्टेड पार्टी होंगे कि अगर बेईमानी हुई तो उन्हीं पे तो अगर टॉप 2 रनर्स अप को कह दीजिए कि जिन मशीनों पे उनको शुबा है उस मशीन के ऊपर उंगली रख दे कि मुझे ये मशीन गिनवानी है। रैंडमली गिनेंगे तो वो बात नहीं होगी। अब ये तो है नहीं कि रैंडमली 10% LBW डिसीजन देखे जाएंगे, वो तो सब ठीक निकलेंगे। डाउट जिस पे होगा उसी को तो आप करना चाहिए। तो जिस पे आपको डाउट है और वो मशीन हमने गिनवा दी और वो सब ठीक निकली तो डाउट ख़त्म हो जाता है। तो आपने सिर्फ दोनों को 2-2 मशीनें गिनने का राइट दे दीजिए, डाउटफुल मशीनें। आप देखिए सारा डाउट लोगों के दूर हो जाएंगे। गौर तो कीजिए इस पे, मैं कह के थक गया, इस पे किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की। नहीं पर सर ये जो आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, क्योंकि अब तक दलील ये रही इलेक्शन कमीशन की कि सारी पर्चियां गिनेंगे तो पुराना सिस्टम हो जाएगा, तो आप कह रहे हैं कि 100% गिनने पे भी समय नहीं लगेगा? नहीं, पुराना सिस्टम ये कहना गलत है कि जब ये गोइंग बैक टू डिमांड है कि बैलेट पेपर वापस जाओ। अगर उस पर नहीं जाना, जो नहीं जाना चाहिए, उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ कि ये पर्ची तो सिर्फ इस पर तो सिर्फ एक ही वोट है। बैलेट पेपर तो 50 वोटर का अखबार के साइज़ का था, ये तो सिर्फ इतना सा है कि जो ये छप के आई उसको गिनने में इतना 4-6 घंटे लगेंगे। अगर 24 घंटे भी लगेंगे, जो नहीं लगेंगे 5-7 घंटे 10 घंटे लगेंगे, सो व्हाट। बल्कि मैं तो एक और भी कहता हूँ, अगर कोई सुनने को तैयार हो, मैं कहता हूँ जो EVM दिन भर आप देखते हैं ना रिजल्ट आता है सुबह 8 बजे शुरू होता है, रात को 8 बजे तक हो ही जाते हैं। मैं कहता हूँ EVM 5% गिन लीजिए, VVPAT 100% गिन लीजिए। क्रॉस चेकिंग के लिए तो हैं दोनों चीज़ें कि वो उसको क्रॉस चेक कर लीजिए, इसको रिवर्स कर दीजिए ऑर्डर, तो टाइम जो EVM को आप करके दिखा रहे हैं वो बच जाएगा, उसमें VVPAT को गिन लीजिए।
इन चीज़ों पे विचार ही न किया जाए, उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, उससे जो लैक ऑफ फेथ, जनता का विश्वास अगर गया ना, तो देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। ईवीएम वीवीपैट को लेकर आपने एग्जाम्पल देके और टेक्नोलॉजी समझा कर पूरा जवाब दिया। ऐसे ही सवाल सीईसी से भी किए गए थे, उन्होंने इसके जवाब में एक शेर पढ़ दिया, तो वो शेर अच्छा था, जवाब देने का तरीका अच्छा था? नहीं, मुझे स्पेसिफिकली याद नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 शेर पढ़े थे, शेर बहुत अच्छे थे। चाहे तो मैं लाइन बता सकता हूँ। 3 शेर तो वो अच्छे थे, लेकिन बेसिकली मेरा जो कहने का मकसद यही था कि देखिए ओपननेस होनी चाहिए, जो इसमें इन्होंने करने की कोशिश की। उन्होंने ये, एक तो पहली बार उनके मुंह से हमने सुना कि ईवीएम इज़ 100% रिलायबल। कुरैशी जो 12 साल पहले रिटायर हो गया, उसको वो डिफेंड कर रहा हो तो और करंट इलेक्शन कमीशन न करे, तो इन दोनों में तो बड़ा फ़र्क है ना। इन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि मैं कहता हूँ कि 100% रिलायबल है, हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए, ठीक है। और लेकिन ये चीज़ अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुला के कह दीजिए, उनसे समझ तो लीजिए क्या है उनकी शिकायत क्या है, वरना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आप पे डंडा चलाएगी कि तुम इनसे मिल क्यों नहीं रहो, मिलो, तब मिलोगे तो क्या इज्जत रह जाएगी। ईवीएम पे तो लास्ट वर्ड इलेक्शन कमीशन ही है, तो वो लास्ट वर्ड मैं अपना बजाय किसी दूसरे को पावर क्यों दूं कि जी आप एजुडिकेट कर दो, मैं तो नहीं करना चाहता। ये तो गलत बात है ना, हमें अपने इख्तियार में रखनी चाहिए इसको। तो इनको बुलाएं, मेरी सजेशन स्ट्रॉन्ग एडवाइस उनको कि उनको पॉलिटिकल पार्टीज को फ़ौरन बुलाएं और उनसे समझें कि भाई आपको क्या शिकायत है, और उनको फुल प्रूफ जवाब दें, क्योंकि FAQ में इन्होंने जवाब दिए हैं और ये भी कहा है कि अगर उसको में और भी कुछ सवाल डालने पड़ेंगे तो हम डाल देंगे। दिस इज़ अ गुड अप्रोच, बट फेस टू फेस बातचीत में बात ही दूसरी होती है। सर, जब आप सीईसी बने तब अपॉइंटमेंट का जो तरीका था वो अब बदल चुका है। अगले चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त जो नियुक्त हो रहे हैं, उसका सिस्टम सरकार ने कानून बनाकर बदल दिया है, तो आप सहमत हैं इससे? आपको लगता है कि इस चीफ जस्टिस को इस सिस्टम से अलग रखना ठीक था? देखिए, आपके सवाल में 2 सवाल छुपे हुए हैं कि एक तो सिस्टम का होना और एक उसमें इसकी कॉम्पोजिशन ऑफ कोलिजियम, 2 चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों की मैं बात करता हूँ। जब मैं CEC था उस वक्त भी मैं ये कहता था कि हम गवर्नमेंट ऑफ द डे हमको अपॉइंट करती थी और 70 साल से कर रही थी, और 70 साल से अपॉइंटेड लोगों ने कभी नेशन को लेट डाउन नहीं किया था, गवर्नमेंट ऑफ द डे ने किया था। मुझे जिस सरकार ने अपॉइंट किया था उसके लॉ मिनिस्टर को मैंने सेंश्योर किया था। लॉ मिनिस्टर हमारे अपॉइंटमेंट लेटर साइन करता है, उसके 4 मंत्रियों को मैंने चार्जशीट किया था। वही ब्यूरोक्रेट, वही लगाने वाली वही सरकार, क्योंकि उस कुर्सी की डिमांड, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको इंडिपेंडेंस दी है और एक्सपेक्ट किया है कि एक दफ़ा आप अपॉइंट हो जाएं। मैं IAS में था, जब इलेक्शन कमीशन में गया तो मुझे IAS से अपना रिश्ता तोड़ना पड़ा, तो अब दैट मीन अब मैं इंडिपेंडेंट हो गया, सरकार के अंडर में नहीं हूँ। तो उसी सरकार के ख़िलाफ़ हमने इंडिपेंडेंट एक्शन हम ले पाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको वो इंडिपेंडेंस दी है, तो उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो और ये हमने तो ये की थी। अगर ये सवाल बीच बीच में उठते हैं तो उसका एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब इलेक्शन कमीशन को ज़रूर देना चाहिए। और जिसमें जो मैंने पहले भी एक बात कही कि इस किस्म की कंट्रोवर्सी में जो मैग्नीट्यूड ऑफ इतनी बड़ी एक्सरसाइज, दुनिया की बिगेस्ट 90 देशों की एक्सरसाइज की जो ब्यूटी है वो छुप जाती है, वो साइड में चल जाती है। ये इशूज़ ही कंट्रोवर्सी सामने, अगर कंट्रोवर्सी है उनको जवाब देना किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन इंश्योर करे कि ये पब्लिक कंट्रोवर्सी को जो फैलने से पहले उसको जवाब दे के ख़त्म किया जाए। जब मैं CEC था उस वक्त भी मेरे से एक इंटरव्यू, मुझे अभी भी याद है, करण थापा ने इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा कि साहब आप ये यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट सिस्टम को अप्रूव करते? मैंने कहा नहीं करता। मुझे बड़ी खुशी होती कि अगर मैं भी कोलिजियम सिस्टम से आया होता। तो जो उनका अंदाज़ है, उन्होंने क्लैरिफाई करते हैं, उन्होंने कहा यू मीन कि अगर सुषमा स्वराज जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उन्होंने भी तुम्हारे अपॉइंटमेंट साइन की होती तो आप बेहतर फील करते? मैंने कहा डेफिनेटली, बिकॉज परसेप्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये इस बात का सबूत होता है कि प्रधानमंत्री ने भी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, दोनों ने मिलकर अगर एक को चुना है तो दैट मीन्स अक्रॉस द पार्टीज ये आदमी एक्सेप्टेबल है। उससे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये तो मैंने कुर्सी पे होते हुए ये चीज़ पहले बोली, और इसीलिए हम लोग कोलिजियम की डिमांड करते थे, कोलिजियम होना चाहिए।
यही केस सुप्रीम कोर्ट में गया है किसी PIL पे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाँ यूनिलेटरल जो वो है अपॉइंटमेंट वो ठीक नहीं है, इसको और सेकेंडली इसके किस तरीके से अपॉइंट हो गए ये चीज़ 70 साल हो गए। आर्टिकल जिसने ये इलेक्शन कमीशन क्रिएट किया था उसी में लिखा है कि हमारी अपॉइंटमेंट के लिए जब पार्लियामेंट एक कानून पास कर देगी उसके अधीन हमारी अपॉइंटमेंट वो करेगी। तो कोर्ट ने कहा कि 70 साल हो गए तुमने कानून ही नहीं पास किया। डू यू नो इलेक्शन कमीशन के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन नहीं है। आपके दफ्तर में चपरासी के लिए कंडीशन होगी कि किसी के होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की क्या क्वालिफिकेशन, कुछ भी नहीं, किसी को उठा के लगा सकते हैं। तो इसलिए लेकिन इस एक्ट में कम से कम उन्होंने क्वालिफिकेशन एक तो निर्धारित कर दी। ये पर खूबी हमारे सिस्टम की है कि जब कोई सिस्टम लेट डाउन नहीं था तब भी सीनियर ब्यूरोक्रेट IAS अफसर रिटायर्ड सेक्रेटरी लेवल के या सर्विंग को लगाते थे कि उनको ज़िंदगी भर का एक्सपीरियंस होता है। और सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचने के लिए कुछ न कुछ तो मेरिट होता है। 100 IAS अफसर जब सर्विस शुरू करते हैं सिर्फ 5 पहुंचते हैं वहाँ पे, बाकी सब जूनियर रिटायर हो जाते हैं। तो वो अच्छे तो वो सभी होते, उनमें से क्या यही वजह है कि उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स ने दुनिया भर में हिंदुस्तान को इतना का जो सिस्टम है जिसको हिलेरी क्लिंटन ने गोल्ड स्टैंडर्ड बोला, तो ये हमारे सिस्टम से ही हुआ। लेकिन क्रेडिबिलिटी के लिए कोलिजियम का होना अच्छी। इस कोलिजियम में से सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि कोलिजियम बनाओ और ये चीफ जस्टिस उसमें होगा। उन्होंने कहा था जब तक आप लॉ नहीं बनाते जब तक ये कोलिजियम चलता रहेगा। और ये कोलिजियम क्या है जिससे हम परिचित हैं, CVC, CIC, डायरेक्टर CBI, इन सब के लिए यही तो कोलिजियम काम करता है, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो उन्होंने कहा इसी कोलिजियम से अगले 2-4 महीने जब तक लॉ नहीं बनाते जब तक ये काम कर लो। तो फर्स्ट बिल जो इन्होंने ड्राफ्ट पेश किया था उसमें तो ठीक था कोलिजियम, बाद में कुछ सेकेंड थॉट पर बदल दिया। ये जो कोलिजियम बना है ये कोलिजियम इज ए जोक, बिल्कुल ये कोलिजियम उस लिहाज से मुझे कहने में कोई हेसिटेशन नहीं, ये बोगस है। बोगस इसलिए कि कोलिजियम बनाने का मकसद क्या था, ताकि ये लगे कि भाई एक न्यूट्रल बॉडी ने किसी को चुना है। तो प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट सेक्रेटरी एक तरफ और लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक तरफ, आप ही बताइए क्या रिजल्ट आएगा। 2-1 पहले से पता है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, 0। तो ये क्या सरकार को के दिमाग में क्या आई, किसने ये ड्राफ्ट बना के दिया कि ये कोलिजियम चल पाएगा। या तो अगर सरकार ये एक्ट बनाती कि जो सिस्टम 70 साल से चल रहा है प्रधानमंत्री जिसको चाहे लगा दे वही रखेंगे तो भी चल जाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा था कानून बनाओ। तो कानून में ये कोलिजियम बनाना, ओरिजिनल कोलिजियम ठीक से नहीं बनाया था, जो सेकंड ड्राफ्ट आया उसमें ये कोलिजियम, उसकी आप ही बताइए कि ये कोलिजियम की क्रेडिबिलिटी लग रही है। किसी कैबिनेट मिनिस्टर की हिम्मत है कि प्रधानमंत्री से कहे कि साहब ये आदमी ठीक नहीं है तो बदल दो, हिम्मत है नहीं। अधीर रंजन चौधरी ने यही बात कही ना कि उन्होंने कहा कि जब ये 2 चुनाव आयुक्त चुने गए, उन्होंने कहा मुझे तो आखिरी के 5 मिनट में मुझसे बात की गई और मेरी कोई रजामंदी नहीं है। अब जब देश की मुख्य विपक्षी पार्टी का नेता ही चुनाव आयुक्तों को अपनी रजामंदी नहीं बता रहा है तो फिर तो कल को वो शिकायत भी करेंगे, वो इसकी फेयरनेस पे भी आवाज़ उठाएंगे। करेक्ट, बल्कि आपने बहुत ठीक बात कही। और इसका जो इनकम्बेंट CEC है, ये कमिश्नर है, ये उनके लिए भी ज़्यादती है कि कितना भी बेचारे वो फेयर होने की कोशिश करें, दूसरी पार्टी उन पर उंगली उठाने के लिए तैयार बैठी रहेगी कि जी ये तो इस तरह आए थे, चलो ये ज़रूर सरकार का पक्षपात कर रहे होंगे, कितनी भी बेचारे वो ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए सिंबॉलिकली भी ये गलत है और उल्टा इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर आ जाता है। तो नॉटली जैसे कि कहा जाता है ना, इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना चाहिए। तो ये बताइए आज तक 15 साल में यही कोलिजियम काम कर रहा है, चीफ जस्टिस थे, किसी अपॉइंटमेंट को किसी ने चैलेंज किया? CVC, CIC या डायरेक्टर CBI एक गलत निकले थे वो बात दूसरी, लेकिन किसी ने ये चैलेंज नहीं किया कि देखो ये सरकार ने अपना आदमी लगा दिया, क्योंकि चीफ जस्टिस उसमें इन्वॉल्व थे। तो अभी भी चीफ जस्टिस होते तो वही फेयर होती, कभी किसी चीफ जस्टिस ने प्रधानमंत्री से डिसएग्री नहीं किया। बल्कि मैं एक और चीज़ कहता हूँ कि इस एक्ट में नई एक चीज़ की गई है जो इम्प्रूवमेंट है, वो क्या है कि इन्होंने एक शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी बना दी
कि भाई इतने सैकड़ों लोग होते हैं, उनमें से आप 5 लोगों की शॉर्टलिस्ट बना के दे दीजिए। मुझसे अगर पूछते तो मैं ये कहता कि ये शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी ये लॉ मिनिस्टर की अध्यक्षता में होगी। वो लॉ मिनिस्टर 5 जो आदमी चुनेंगे वो प्रधानमंत्री को बताए बगैर तो चुनेंगे नहीं, यानी 5 के 5 प्रधानमंत्री को एक्सेप्टेबल होंगे। तो अगर प्रधानमंत्री जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन से ये कहें भैया ये 5 लोग शॉर्ट लिस्ट होकर आए, इनमें से कोई चुन लो मैं लगा दूंगा, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी खुश, और 5 के 5 मेरे ही तो आदमी हैं, किसी को भी चुन लो, तो ये भी खुश, वो भी खुश। तो ये ऑप्टिक्स जो होते हैं ना, देखने में कैसा लग रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसका जो ख्याल नहीं रखा गया, वो ये कंट्रोवर्सी अभी खूब चलती रहेगी। अभी तो कोर्ट में ही चल रहा है। कोर्ट ने एक्ट बनाते हुए ये ज़रूर कहा था, ये जो चैलेंज हुआ था कि भाई ये यूनिलैटरल, दुनिया की मोस्ट पावरफुल कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और सबसे डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट पूरी दुनिया में कहीं हर जगह कम से कम कोलिशियम होता है, पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी होती है, कुछ स्टेट में तो पूरी नेशनल टेलीकास्ट होती है इंटरव्यू की, पूरी नेशन देख रही होती है कि कौन सा कैंडिडेट चुना जा रहा है। हमारे यहाँ सरकार जिसको चाह के, जिसका मैं भी बेनिफिशियरी हूँ और मुझे फ़ख्र है कि उसके बावजूद मुझ पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। इक्का दुक्का कोई कह दीजिए ये कांग्रेस का अपॉइंटी है, लेकिन उसका जवाब कि कांग्रेस के लॉ मिनिस्टर तक को हम अगर सेंश्योर कर सकते हैं 4-4, तो इससे बड़ी इंडिपेंडेंस का सबूत और क्या हो सकता है। आप जो नया कॉलेजियम सिस्टम बना है आप उसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन इस बात का आप समर्थन करते हैं कि सेक्रेटरी लेवल पर जो आईएएस ऑफिसर पहुंचते हैं उनका अपॉइंटमेंट चुनाव आयोग जैसे बॉडीज़ में होना चाहिए। फिर भी अरुण गोयल का जो अपॉइंटमेंट हुआ उसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई। वो रिटायरमेंट लेते ही तुरंत चुनाव आयुक्त बन गए और कुछ महीनों में इन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया। तो ये पूरा अरुण गोयल, उसी के मामले में ये चुनाव आयोग का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। तो ये पूरा जो अपॉइंटमेंट की जो कंट्रोवर्सी अरुण गोयल के आसपास की थी, उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मुझे तो इस पे हैरानी है कि अरुण गोयल के जो अपॉइंटमेंट पे जो कंट्रोवर्सी थी ना, वो भी बड़ी इल इन्फॉर्म्ड थी, टोटली इग्नोरेंस पे बेस्ड थी कि अगर किसी ने वीआरएस मांगा उसी दिन हो गया और उसी दिन अपॉइंटमेंट हो गई, उसमें क्या बिग डील है। मेरी अपॉइंटमेंट भी एक दिन में हुई थी, और फ्रैंकली मैं हैरान हूँ कि ना मीडिया को, ना ब्यूरोक्रेसी को, ना सुप्रीम कोर्ट को एक चीज़ पता, एक कानून पता, वीआरएस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लॉ क्या है, रूल क्या है, जो मेरे हुआ था कि जब मोमेंट आप अपॉइंट होके सीधा सा गोयल को अपॉइंट कर देते इलेक्शन कमिश्नर, वो जाके कहता मैं इलेक्शन कमीशन का चार्ज ले रहा हूँ। द मोमेंट यू साइन द चार्ज लेटर इट इज़ कंसिडर्ड डीम्ड रेजिग्नेशन। मेरे केस में भी वो डीम्ड रेजिग्नेशन, मैंने रिज़ाइन भी नहीं किया, वीआरएस या रेजिग्नेशन बोलिए, मैंने जैसे चार्ज लिया वो डीम्ड रेजिग्नेशन ऑलरेडी है। ये डीम्ड रेजिग्नेशन आपने किसी के मुँह से सुना? किसी को मालूम नहीं है। कंट्रोवर्सी पूरी हो रही है, जानकारी ज़ीरो। तो उसको कंट्रोवर्शियल बनाना कि जल्दी जल्दी, उसमें सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल चीज़ थी कि 5 महीने से एक पद खाली था और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग इसी केस में अगले दिन होनी थी। तो सडनली जो सरकार हर जोश में आई, हरकत में आई और उन्होंने ये बना दिया। सिर्फ इसमें ऑब्जेक्शनेबल सिर्फ ये चीज़ है कि भाई अगर इतनी अर्जेंट था कि एक ही दिन में करना है तो 5 महीने से क्यों सो रहे थे, है ना। तो उस हद तक आपत्तिजनक है, लेकिन बाकी जो प्रोसीजरल बातें हैं ये इल इन्फॉर्म्ड है कि एक दिन में अपॉइंटमेंट करना ये नॉर्मल है। वीआरएस मांगने की ज़रूरत नहीं थी, वीआरएस देने की ज़रूरत नहीं थी, आप साइन कीजिए, डीम्ड रेजिग्नेशन है। सर आपने कहा और वैसे नियमों के मुताबिक है भी कि जब से आचार संहिता लगती है तो देश के पूरे प्रशासन का बॉस जो है वो इलेक्शन कमीशन ही बन जाता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इलेक्शन कमीशन टूथलेस टाइगर है, कोई लीगल रेमेडीज़ तो है नहीं। आप चेतावनियां देते हैं, आप सेंश्योर करते हैं, लेकिन किसी का कैंडिडेचर तो खारिज नहीं होता है, क्योंकि लोग उस तरह के बयान, लोग उस तरह के कंट्रोवर्सीज पूरे इलेक्शन के दौरान करते रहते हैं। आपको लगता है कि इन मौजूदा स्थितियों में इलेक्शन कमीशन को जब आपने सब कुछ दे ही दिया है आचार संहिता लगने के बाद, तो कानूनी अधिकार भी दिए जाने चाहिए कि आप कहिए कि किसी का कैंडिडेचर आप बाहर बैठिए, आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं, आप चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं। देखिए ये जो है कि टूथलेस है, ये इल्ज़ाम तो बिल्कुल बेकार है, गलत है, क्योंकि कानून ने क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना पावर दी है। आर्टिकल 324 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा कि ये एक उसका एक समंदर है, पावर्स का एक समंदर है। जो चीज़ कहीं लॉ में कहीं नहीं लिखी हुई, आर्टिकल 324 हमारा एटम बॉम्ब है, उसको अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप यूज़ करें। तो वो उन्होंने किया,
उसके तो मॉडल कोड के को टूथलेस कहना इसलिए गलत है कि ये फैक्ट है कि मॉडल कोड एक लॉ नहीं है, और अच्छी चीज़ है कि लॉ नहीं है, क्योंकि लॉ होता तो उसका फैसला 15 साल में होता। मॉडल कोड में क्या होता है कि अगर किसी ने वायलेशन की तो हम कहते हैं कि जी आपके खिलाफ ये शिकायत आई है कि आपने वायलेशन की, इसका जवाब दीजिए, हम आपके खिलाफ एक्शन क्यों न लें, और आपका जवाब कल 5 बजे तक आ जाना चाहिए। इतना डर है कि 4 बजे तक जवाब आ जाता है। लेकिन FIR अगर होती है तो 6 महीने तक तो SHO साहब नहीं लिखेंगे, फिर कोर्ट में चलेगा, 10 साल में आता है। एक तो ये डायमेंशन है। दूसरे ये है कि जो मॉडल कोड में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी कानून के ख़िलाफ़ हो। हर चीज़ के भाई आप किसी गाली नहीं देंगे उस पर कानून है, किसी की इलेक्शन रैली डिस्टर्ब नहीं करेंगे इस पर कानून है। तो हर चीज़ के पे साथ साथ कानून भी है। तो जब हम मॉडल कोड का एक नोटिस देते हैं जिसके में हम सज़ा सिर्फ वार्निंग ही कि देखो बड़ी बुरी बात आगे से न करना, आप लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बुरी बात आगे से न करना इसकी बड़ी मॉरल अथॉरिटी है। तो साथ साथ हम FIR भी दर्ज करते हैं, वो किसी को नहीं पता लगती क्योंकि उसका रिजल्ट 10 साल बाद पता लगेगा। इस पे किसी ने, हमारे रोहित बंसल नहीं कहा था ऐसा है कि सचिन तेंदुलकर LBW हुए थे, ये 10 साल बाद पता लगा करेगा तो कैसे क्रिकेट मैच चलेगा। ये तो ये मॉडल कोड लाई दे कि नो बॉल फेंकिए तो अगली नो बॉल ना होनी चाहिए, उसी वक्त हमने मॉडल कोड में उसको रोकनी होती है। तो इसलिए मॉडल कोड अपनी जगह जो काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे एक दफ़ा प्रकाश सिंह बादल सबसे सीनियर, उन्होंने हमारे एक अफसर को धमकी दे दी कि ये तो इलेक्शन कमीशन की वजह से CEO थी हमारी कि उसकी वजह से तो अकड़ रही है, वापस तो मेरे काडर में ही आएगी, देख लूँगा। तो मैंने एक उनको चिट्ठी लिखी कि आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपने हमारे अफसर को धमकी दी है, इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज है। तो अखबारों की हेडलाइन अगले दिन, उसी दिन उन्होंने एक प्रोफ्यूज अपॉलॉजी कि मैं इतना सीनियर हूँ, मैंने ये आज तक मैंने ऐसी गलती नहीं की थी, मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगले दिन की हेडलाइन वो। तो सिर्फ एक मॉडल कोड का नोटिस कि इतनी मॉरल अथॉरिटी है तो उसको हम अंडरमाइन करें कि ये टूथलेस है, इसको टूथलेस कहेंगे कि हमने कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ एक चिट्ठी लिखी, लेकिन उस चिट्ठी का असर तो देखिए। तो इसलिए ये इल्ज़ाम गलत है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को हर चीज़ जो अगर ओपन ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो ये टूथलेसनेस का चार्ज भी ये आंसर हो सकेगा कि देखो हमने ये एक्शन लिया जो हम ले सकते थे। FIR ज़रूर दर्ज होती है साथ के साथ। जी सर, मौजूदा सरकार के बहुत सारे जो एजेंडा हैं उनमें से वन नेशन वन इलेक्शन भी एक एजेंडा है, और ये कहा जाता है कि इसे सरकार BJP सरकार अगर दोबारा आती है तो शायद अगले टेन्योर में इसको लागू भी कर देगी। वन नेशन वन इलेक्शन पे आपका क्या मत है? ठीक है, अगेन मेरी वो किताब फिर दिखा दीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन पे मेरे कम से कम 10 आर्टिकल हैं इसमें, और मैंने इसके दोनों बड़े बैलेंस व्यू मैंने रखा है कि इसमें कुछ खूबियाँ हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हैं। खराबियाँ नहीं कहूँगा, कुछ प्रॉब्लम है। खूबियाँ क्या हैं कि देखिए वोटर तो वही है, पोलिंग बूथ जिसमें जाके वोट देते हैं वो भी वही है, ये तीनों लेवल के इलेक्शन कराने वाले मशीनरी जो है, मशीनरी से मतलब स्टाफ वही है, सिक्योरिटी अपरेटस वही है। तो आप जाके एक ही दफ़ा में 3 मशीनें दबा दीजिए तो आराम हो गया। 5 साल में एक दफ़ा इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन कमीशन के लिए तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम एक बार इलेक्शन करा के 5 साल तक जाके गोल्फ खेलेंगे, लेकिन हमारी कंफर्ट और कन्वीनियंस तो कंसिडरेशन नहीं हो सकता, है ना। इसलिए इस पे एक BJD के MP थे मिस्टर भर्तृहरि मेहताब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, जनता से तो पूछो जनता क्या चाहे। जनता कहती है कि हमें बार बार इलेक्शन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इतनी गुर्बत है, इतनी गरीबी है, किसी जनता के पास कोई पावर नहीं है, सिर्फ एक पावर है वोट देने की। कम से कम नेता आके उनको नमस्ते तो करता है, वरना 5 साल तक गायब हो जाएगा। और आपने कितनी बार सुना होगा, अब पोस्टर लगते हैं और बाद में छपते हैं वांटेड, गुमशुदा की तलाश, जो ढूंढ के लाएगा हमारे MP को 50,000 रुपये इनाम मिलेगा। ये लिखते नहीं लिखते, लेकिन बार बार इलेक्शन की वजह से वो बार बार जब नेता आके नमस्ते करता है तो जनता की पावर, इनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, जनता की पावर बढ़ती है। इसलिए ये कहना कि वन नेशन वन इलेक्शन से नुकसान बहुत होंगे। और अभी जो हाई पावर्ड कमेटी बनी है, अभी तो मैंने इस पर आर्टिकल नहीं लिखा, लेकिन मैं जब लिखूँगा ना मैं तो हैरान रह गया। मैं सोच रहा था कि भाई 10 साल से तो मैं इस पर डिबेट कर रहा हूँ, और प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था कि इसके ऊपर नेशनल डिबेट होनी चाहिए, उन्होंने थोपा नहीं था, और कंसेंसस होना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। 10 साल डिबेट हुई,
कुछ नहीं निकला, कोई कंसेंसस नहीं हुआ, तो फिर ये हुआ कि सरकार ने यूनिलेटरली फैसला कर दिया कि करेंगे क्या, कि किस किस किस्म की रिकमेंडेशन है कि अगर मिड टर्म सरकार गिर गई तो इलेक्शन होगा, लेकिन सिर्फ 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए होगा। तो ये इलेक्शन घटा के इलेक्शन बढ़ा, और एक इलेक्शन जो 5 साल तक आपको रखता वो सिर्फ 2 साल में निकाल देगा, खर्चा पूरा होगा, मेहनत पूरी होगी, और लेकिन आप जीत के आएंगे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो ये कोई अच्छा रिकमेंडेशन है? ये क्या रिकमेंडेशन है? दूसरा रिकमेंडेशन उसमें जो अभी मैंने पढ़ा नहीं है, जब पढ़ूंगा ना तो पूरी किताब आ जाएगी उस पर। उनके 1800 पेज, 18,000 पेज थे, 1800 की तो मेरी आ जाएगी। दूसरा ये था कि पंचायत का इलेक्शन साथ साथ तो नहीं हो सकता, 100 दिन के अंदर अंदर कर दो। क्या मतलब है भाई? 100 दिन के अंदर का मतलब है सेपरेट इलेक्शन, टोटली सेपरेट। क्योंकि ये तो है नहीं कि वो आपकी वोट पोलिंग पार्टी बूथ में गई थी, वो 3 महीने तक बैठी रहेगी वहाँ, वापस आएगी, काउंटिंग होगी, रिजल्ट अनाउंस हो गया, घर जाएंगे। आप जो इलेक्शन कराते हैं, जो 1.5 करोड़ लोग हैं, उनसे तो पूछिए। हमारी माँ बहनें बेटियाँ जो स्कूल की टीचर हैं वो जाती हैं अपने सब काम छोड़ के, उनसे पूछिए कि साहब आपको 3 महीने बाद फिर भेजेंगे, इससे पहले कि वो पहले से रिकवर करें। वो ये स्टैगर्ड इलेक्शन का 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन का क्या मतलब हुआ? ये तो साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं हुआ। साइमल्टेनियस का मतलब है आप एक ही दिन जाएं और वो सब निमट के आएँ। तो ये क्या सजेशन है भाई? तो मैं तो वेट कर रहा था कि भाई जिस चीज़ को हम दिमाग लगा के परेशान हो गए, सोल्यूशन नहीं दे पाए, ये क्या जादू की छड़ी निकाल के लाएंगे? तो अगर जादू की छड़ी ये निकली तो ये तो कुछ बात बनी नहीं। कुरैशी सर, इतना बड़ा देश है, चुनाव सफलतापूर्वक होते हैं तो इसके लिए तो आप लोग बधाई के पात्र हैं। जब आप लोगों ने कराया, ये चुनाव आयोग कराता है। विपक्ष आरोप जरूर लगा रहा है चुनाव आयोग के फेयरनेस पर। जैसे एक सवाल ये किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, बिहार में 40 सीट है, बिहार में भी 7 फेज में चुनाव होगा, यूपी में भी 7 फेज में चुनाव होगा। ऐसा क्यों होता है? क्या विपक्ष कहता है कि जहां सरकार कमज़ोर है वहां वो फेज बढ़वा देती है ताकि उसको प्रचार करने का, प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका मिले? क्या आपको लगता है कि ऐसा होता है, या और इसकी मूल वजह क्या है? देखिए, पहले तो मैं एक बुनियादी वजह ये कि हम फेज्ड इलेक्शन करते क्यों हैं वो बता दूं। फेज इलेक्शन सिर्फ एक कारण से हम करते हैं कि लॉस ऑफ लाइफ को बचाने के लिए। होता क्या था, 15 साल पहले, 20 साल पहले पोलिंग डे पे 100 मर्डर हो जाते थे, और 4-6 महीने में, साल भर में हज़ार मर्डर्स हो जाते थे। तो सेशन साहब के ज़माने में शुरू हुआ कि पैरामिलिट्री फोर्स भेजनी शुरू की है, उससे इलेक्शन पीसफुल होने लग गया। फिर हर पार्टी डिमांड करती है कि आप फोर्स लेके आइए बाहर की, क्योंकि वो बाहर के होते हैं, वो लोकल इन्फ्लुएंस भी नहीं आ सकते। और उसकी एक एक्सट्रीम मिसाल तो ये है कि मैंने जब पहला इलेक्शन बिहार का कराया था 2010 में, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, उन्होंने कहा कि कुरैशी अगर 7 फेज़ का होता था, जब तक कि 10 फेज़ में भी करना पड़े, हर बूथ पे तुम पैरामिलिट्री फोर्स ज़रूर लेके आना। ना इसमें एक सिग्निफिकेंट बात क्या है कि एक चीफ मिनिस्टर अपनी ही पुलिस को ट्रस्ट नहीं कर रहा, बाहर की पुलिस लाने की बात कर रहा है, ऑन रिकॉर्ड है, किताब में लिखा है। तो क्योंकि इस वजह से फेजेस होते थे। फिर जब आप हम क्या करते हैं कि जो पोलिंग बूथ है उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं कि नॉर्मल कौन से हैं, पीसफुल, सेंसिटिव कौन से हैं, और हाइपर सेंसिटिव कौन से हैं, वो देखते हैं। हाइपर सेंसिटिव में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी लगती है, सेंसिटिव में नंबर 2 पे। फिर वो कि उसके लिए कितनी फोर्स चाहिए ये हम कैलकुलेट करते हैं। होम सेक्रेटरी को हम बुलाते हैं, भाई देखो कितनी हमको कंपनी पैरामिलिट्री की दे सकते हो। एक कंपनी में 80 से 100 लोग होते हैं, वो बताएगा। मेरे वक्त में था 750 कंपनी है कितनी। फिर हम देखते हैं वो 750 से पूरी कवरेज तो हो नहीं पा रही, तो उसको हम रिसाइकल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तीसरे फेज़ में, चौथे फेज़ में, और तो उसमें 5-6 दिन लगते हैं। इस वजह से प्रोलॉन्ग्ड होता है। तो उसकी वजह से पीसफुल इलेक्शन तो होता रहा है। लेकिन आज के वक्त में मैं कुछ पिछले 2-4 साल से लिख रहा हूँ कि उस वक्त आ गया कि हम इसको रिकन्सिडर करें। मैंने लिखा है, जो 700 कंपनी मिलती थी, हमको 3500 कंपनी पहले ही दिन दे दो, और 3 महीने के लिए न दो, 1 महीने के लिए दे दो। क्योंकि ये भी था कि हम फोर्स इतनी देंगे तो कोई बॉर्डर से लाएंगे तो बॉर्डर कमज़ोर पड़ जाएगा। तो हम कहते हैं जी आप 3 महीने बॉर्डर को कमज़ोर न करो, हमको 1 महीने के लिए ज़्यादा फोर्स दे दो, हम एक फेज़ में करके 33 दिन में निकल जाएंगे। ये सुझाव है कि सरकार ने क्यों नहीं गौर किया इसके ऊपर। और वही सरकार जो कहती है कि ये लंबे इलेक्शन से काम ठप हो जाता है,
उसको सबसे पहले ये डिमांड करनी चाहिए कि 3 महीने का इलेक्शन क्यों करा रहा हो, 3 महीने सारा काम क्यों ठप करा रहा हो, तो 33 दिन में क्यों नहीं करा चाहिए। डिमांड तो सरकार से आनी चाहिए थी, ये मैं क्यों दे रहा हूँ ये सजेशन। तो ये तो प्रोलॉन्ग्ड इलेक्शन हुआ, तो साइमल्टेनियस इलेक्शन की डिमांड एक तरफ और ऑन द ग्राउंड लंबा इलेक्शन, तो एक दो फेज़ के बीच में तो मैं देख रहा हूँ 12 दिन का वो है। हालांकि 3-4 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं, कि उसी फोर्स को एक दिन हम रेस्ट करने का मौका देते हैं, अगले दिन बसों में ट्रेन में तीसरे चौथे दिन कर दीजिए, 5वें दिन कर दीजिए, या 7वें दिन और 12वें दिन। तो ये इसके ऊपर अगर कोई उंगली उठा रहा है तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में इसका जवाब भी आना चाहिए। मैं भी पढ़ने का इच्छुक हूँ। एक सवाल चुनावी प्रक्रिया से इतर पूछ रहा हूँ सर, आपका जब जिक्र होता है तो आपकी एक फेमस मुलाकात का जिक्र होता है 2022 में, अगस्त 2022 में आप लोग 5 मुस्लिम सदस्य एमिनेंट स्कॉलर्स आरएसएस चीफ मोहन भागवत से आप लोग मिले थे। ये क्यों आप लोग को ये मुलाकात करनी पड़ी थी और इस मुलाकात में क्या बात हुई थी? नहीं, ये जो आपने सवाल किया है इसको का मैंने एक दफ़ा एक तो ये था कि जी हम हमारे डिसीजन था कि हम इसको मीडिया के लिए नहीं है, तो ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए है। लेकिन कहीं मीडिया को भिनक लग गई तो फिर तो फ्लड गेट खुल गया। उसके लिए फिर मैंने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा था कि हम लोग क्यों मिले थे, और उसको ये सवाल के जवाब उसकी तफसील थे। इनिशिएटिव हमारा था, उन्होंने हमको नहीं बुलाया था। हमने सोचा कि हम ज़रा उनसे मिल के ये कहें कि जो उस ज़माने में लिंचिंग विंचिंग और इस किस्म के केसेस बहुत हो रहे थे कि जी ये जो हो रहा है कि क्या ये उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, ये उससे खुश हैं नहीं हैं, ये उनकी नोटिस में लाना मकसद था। तो वो मीटिंग बहुत अच्छी थी, बड़ी कंस्ट्रक्टिव थी, और उन्होंने हमको टाइम ही दिया, उनकी मेहरबानी। उनको कोई हमसे मिलने की ज़रूरत नहीं, हम लोग क्या हैं, रिटायर्ड अफसर हैं, ठीक है, कोई हमारी कम्युनिटी के हम रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो हम तो एक सिटीज़न, कंसर्न सिटीज़न, देश के लिए एक चिंता, भाई ये जो हालात हैं ये ठीक नहीं है, इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने विचार विमर्श किया और उसमें उन्होंने भी अपने विचार रखे, और ये हुआ कि हम लोग ये इतने पुराने मसले ये एक मीटिंग में तो निपटने वाले नहीं हैं, हमें मिलते रहना चाहिए ताकि अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाए। तो हमने भी उनसे कहा कि साहब आप तो बहुत बिजी रहते हैं, आपका तो एक साल पहले प्रोग्राम तय हो जाता है, आप अपने 3-4 जो डेप्यूटीज़ हैं क्लोज एसोसिएट, उनके नाम बता दीजिए, हम उनसे कांटेक्ट रखेंगे। उन्होंने बता दिए, 4 नाम बता दिए, उनसे हमने 3-4 मीटिंग किए हैं और आगे भी प्लान कर रहे हैं। क्योंकि ये होता है कि हम 5 भी घूमते रहते हैं कहीं कहीं, जब तक हम 5 इकट्ठे ना हों, या 5 में से 2-3 तो होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो अच्छा रहता है। हम उनसे मिलकर बातचीत करते हैं, तो उनके कंसर्न हमारे कंसर्न, ताकि हम कॉमन ग्राउंड पर हासिल कर सकें, ये कोशिश है। और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, और उम्मीद करते हैं कि इससे अच्छे नतीजे निकलने चाहिए। आपने आरएसएस चीफ मोहन भागवत की सादगी की बड़ी तारीफ करी थी कि बड़े सादगी पसंद आदमी हैं, तो ऐसी क्या आपको सादगी नज़र आई उस समय? नहीं एग्जैक्टली, बल्कि ये भी मैंने लिखा था कि जब आर्टिकल में मैंने लिखा था कि जब हम गए तो उनका जो ऑफिस था इतना सिंपल कि हमारे मामूली से सेक्शन अफसर का ऑफिस भी हो, ज़्यादा बेटर फर्निश्ड होता है। 4-6 कुर्सियाँ पड़ी हुई, एक उसी कुर्सी उनके लिए जो हम सब के लिए थी उस पर, और बीच में एक सेंटर टेबल टूटी फूटी, उसके ऊपर चाय सर्व हो गई बिस्किट के साथ। तो नंबर 1 सिंप्लिसिटी ऑफ हिज ऑफिस, उनकी पंक्चुअलिटी। 10 बजे का टाइम था, ठीक 10 बजे हम घड़ियाँ ठीक कर सकते थे, ठीक 10 बजे वो आ गए। और फिर ये कि उन्होंने हमको 1 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन बातचीत में इतने वो ओपन थे, इतने अच्छे लिसनर थे कि 1 घंटे तक उन्होंने हमारी बात सुनी, इससे पहले कि वो कुछ अपनी बात कहें। 1 घंटे तक उन्होंने सुनी, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े लोग और नेता लोग या आम आदमी भी इतनी लंबा पेशेंस नहीं रखता, वो बोलना शुरू कर देता है। उन्होंने सुनी, तो वो सादगी जो थी वो सराहनीय थी और जो नोटिसेबल थी। मैंने इस पर लिखा तो उस पर लोगों ने मुझे मेरा मजाक उड़ाया कि आप उनकी सादगी से प्रभावित हो गए। मैंने कहा भाई देखिए, हर चीज़ का इम्पैक्ट होता है, बॉडी लैंग्वेज का इम्पैक्ट होता है। अगर वो फूफा करते हुए आते, भाई बहुत पावरफुल आदमी है, वो कर सकते थे। बल्कि वो तो अगर चाहते तो मैं तो ये कहता हूँ कि वो राष्ट्रपति बनना चाहते तो राष्ट्रपति को उनको रोक सकता था, नहीं बने। तो उस लिहाज से वो सादगी जो थी वो उस पर मैंने कमेंट की थी और मैं समझता हूँ वो सराहनीय है।
कुरैशी साहब, आपने अपनी जो किताब है पॉपुलेशन मिथ्स, उसमें लिखा है कि ये सारी बातें मिथ हैं कि मुस्लिम जनसंख्या जो वो इतनी बढ़ जाएगी कि इलेक्शन से लेके सब कुछ प्रभावित होगा, इफेक्ट होगा। ये मिथ्स आखिर क्यों फैल रहे हैं और इन्हें आप डिबंक कैसे कर रहे हैं? ये एक्चुअली 1995 में बाय एक्सीडेंट मैंने बुक पे काम शुरू हुआ था। मुझे UNFPA उस वक्त का कंट्री डायरेक्टर थे कैनेडियन अंग्रेज़, तो वो मेरे पास आए कि कुरैशी, मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग बहुत कम है, आप एक स्ट्रैटेजी पे, मैं कम्युनिकेशन में मेरा PhD था तो इस वजह से वो शायद आए होंगे कि भाई आप एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बना दीजिए कि मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग कैसे बढ़ाई जाए। तो जो मिथ लोगों के माइंड में, वो मेरे में भी थे। मुझे भी इम्प्रेशन ये था कि अगर हिंदू परिवार में 2 बच्चे हैं तो मुसलमान परिवार में 10 बच्चे होते हैं, यही था। लेकिन जब हमने स्टडी किया तो वो तो फैक्ट बिल्कुल डिफरेंट निकले। सरकारी डेटा सारा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हर 5 साल में होता है, तो 92 में पहला सर्वे आया था, तो हमने पाया कि गैप जो था वो 10-10 बच्चों का 8-8 का नहीं था, सिर्फ 1 बच्चे का था। और वो दूसरी चीज़ ये निकल के आई कि मुसलमान फैमिली प्लानिंग को और कम्युनिटी से ज़्यादा तेज़ी से अडॉप्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी चीज़। और इस हद तक वो गैप घटता घटता 1 से घट के अब 0.3 रह गया, तो तेज़ी से वो अडॉप्ट कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। तो मुझे ज़्यादा कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी भी बनाने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैंने पूरा एक चैप्टर कि मुस्लिम में फैमिली प्लानिंग कैसे प्रमोट की जाए। इट्स अ प्रो फैमिली प्लानिंग बुक। देखने में लगता है कि शायद ये कुछ हॉस्टाइल बात कर रहा होगा, लेकिन टोटली फैमिली प्लानिंग टू प्रमोट इट अमंग द मुस्लिम कि कैसे करनी चाहिए, ये सारी स्ट्रैटेजी उसमें करी। तो इसमें कई मिथ थे। फिर इसमें क्या मिथ निकल के आया कि मुसलमान के बहुत सारी बीवियाँ होती हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। यहाँ तक ये हमने सुना कि हम 5 हमारे 25, किसी ने कहा हम 4 हमारे 40। हमने तो, मैं 76 साल का हो गया, आप में से मैं पूछता हूँ, आपने किसी ने 2 बीवियों वाला मुसलमान देखा है? 4 बीवी और 25 बच्चे वाला तो छोड़िए, देखा है? मैंने तो नहीं देखा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये इसमें फिर एक चीज़ जो मैंने बाय द वे भागवत साहब को भी ये किताब पेश की थी मैंने, और उसमें उनसे जिक्र भी किया। मैंने कहा कि साहब ये जो पॉलीगेमी की जो मुसलमान की बीवियाँ बहुत होती हैं, ये तो बहुत ही गलत चार्ज है, क्योंकि हिंदुस्तान में पॉलीगेमी तो संभव ही नहीं है। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा इसलिए कि औरतें ही नहीं हैं। क्यों? उसका क्या मतलब? मैंने कहा जी आपने जेंडर रेशियो तो लफ्ज़ सुना होगा। जेंडर रेशियो का मतलब है 1000 मर्दों के मुकाबले में कितनी औरतें हैं, बताइए आप में से कितनों को पता है? इस वक्त लास्ट सेंसस के मुताबिक 940 औरतें, जो 100 साल का सबसे अच्छा है, वरना 920, 922, 900 है ना, 940। इसका मतलब है 60 लोग तो 1000 में से बैचलर रह जाएंगे, यानी उनको पहली बीवी नहीं मिलेगी। जब 60 लोगों को पहली बीवी नहीं मिलेगी तो मुझको दूसरी कहाँ से मिलेगी? अच्छा, उस पर अगेन ही हैड हार्टी लाफ, उस पर भी लोग कहने लगे जी आप उनके लाफ्टर थे। मैंने कहा नहीं, दैट शोज कि इफ ही लाफ्ड दिस ही रजिस्टर्ड इट। उन्होंने इसको गौर से सुना, इसमें एक पॉइंट बल पाया जिसके ऊपर उन्होंने रिएक्ट किया। तो इसलिए ये इस बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसे हटने की ज़रूरत है। और मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ कि देखिए, इंडिया इज़ सेक्युलर बिकॉज हिंदूज आर सेक्युलर। और उसमें मुझसे कई लोगों ने क्वेश्चन किया, पर्टिकुलरली फॉरेन चैनल ने, कि क्या मतलब आपका? मैंने कहा देखिए, जब इंडिया बना था रिलीजन के नाम पे और पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक बना, उस दिन अगर इंडिया अपने को हिंदू रिपब्लिक बना था तो कोई उंगली नहीं उठाता, क्योंकि भाई रिलीजन के नाम पे बटा है। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिसमें 94% हिंदू थे, वो भी हाई अपर कास्ट हिंदू ज़्यादा थे, उन्होंने यूनानिमसली एक आवाज़ से सेक्युलर कंट्री चुना। किसने चुना? हिंदुओं ने। तो बिकॉज हिंदू इथॉस, हिंदू 5000 साल की, दे आर सेक्युलर। तो इस वजह से इस कॉन्टेक्स्ट में ये इस किस्म का इल्ज़ाम तराशी वगैरह, ऑफ कोर्स आजकल माहौल थोड़ा सा ज़रा पोल्यूट हुआ है, लेकिन मैं इसको टेम्परेरी फेज समझता हूँ। देखिए, पार्टीशन हुआ था, लाखों मरे थे, लेकिन 5 साल 10 साल बाद सब भूल भाल गए थे, सब एक हो गए थे। तो ये कुछ फेजेस होते हैं। आई होप, हालांकि ये ज़्यादा फेज इसलिए ज़रा डेंजरस लगता है कि बच्चों के माइंड में, 3-3 साल का बच्चा, नर्सरी का बच्चा, उसके माइंड में ये डाल दिया गया है। वो जब जाके एक मुस्लिम बच्चे से कहता है कि तो मुसलमान है, तो यहाँ क्या कर रहा है, तुझे पाकिस्तान जाना चाहिए ना। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि बच्चों के माइंड में इनसिक्योरिटी,
बच्चे को खुशी के माहौल में पैदा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सिक्योरिटी के माहौल में वो इनसिक्योर फील करने लगता है। अदरिंग के लिए अदर कम्युनिटी ये जो किया जा रहा है ये तशवीशनाक है, और इसके लिए पूरी हमें सोसाइटी को हमें सोचना चाहिए कि ऐसा न होने दें। आप सबकी फैमिली वाले हैं, आप अपनी फैमिली का जायज़ा लीजिए कि क्या ये जहर आपके फैमिली में फैला है कि नहीं फैला। अगर फैला है तो उसको एड्रेस करना अगर आप मुनासिब समझें और मेरी बात में बल है तो इसको हमें यहीं पे रोकना चाहिए, वरना ये इसके नताइज कुछ अच्छे नहीं होते। एक सवाल इसमें जोड़ लेता हूँ, क्योंकि जब ये किताब आई थी तो हमारे दोस्तों के साथ काफ़ी ज़्यादा तर्क वितर्क हुए थे। इसमें आपने जो जिक्र किया है फैमिली प्लानिंग को लेकर, उसमें कुरान का जिक्र किया है। आपने कहा है कि क्या कहते हैं कि जो प्रोग्रेसिव यूनिट है वो कुरान में लिखी हुई है कि फैमिली प्लानिंग को लेकर, और जो इस्लाम है वो फैमिली प्लानिंग को लेकर ज़्यादा प्रोग्रेसिव है इन कंपेरिजन टू अदर रिलीजन। जी बिल्कुल। जो मिथ की मैंने बात की ना, ये मिथ जो मैंने एड्रेस किए, ये सिर्फ नॉन मुस्लिम के मिथ्स की नहीं, मुसलमानों में भी मिथ है। मुसलमान ये समझता है कि पॉलीगेमी उसको बर्थ राइट है उसका, जबकि कुरान शरीफ में सिर्फ एक आयत है पॉलीगेमी से मुतालिक, और वो आयत क्या है मैं सुनाता हूँ कि तुम 2 या 3 या 4 से शादी कर सकते हो। ये सुन के मैं दौड़ के दूसरी तीसरी कर शादी करने निकल जाऊँ, लेकिन इसका एक कॉन्टेक्स्ट है आगे और पीछे। पहले तो ये कि ये आयत जो आई थी ये ऑर्फन्स के बारे में अल्लाह बात कर रहा है कि देखो ऑर्फन यतीम लोग जो होते हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी न करना, उनके साथ बेईमानी न करना, उनकी प्रॉपर्टी हड़प ना कर लेना, बल्कि सबसे बेहतर होगा कि तुम उनमें से विडोज़ उस ज़माने में बहुत होती थी, क्योंकि ट्राइबल वॉरफेयर में मर तो मर जाते थे, औरतें बहुत होती थी और बच्चों वाली होती थी, तो उनके साथ ज़्यादती न करना, और हो सके तो उनमें से तुम 2 या 3 या 4 से शादी कर सकते हो, प्रोवाइडेड, ये लोग भी भूल जाते हैं, प्रोवाइडेड कि तुम उनके साथ पूरी बराबरी कर सको। और बराबरी की जो तफसीर है कि बराबरी नहीं कि चारों को साड़ियाँ नीले रंग की दे दी तो आपने बराबरी कर दी, बराबर की आपने अफेक्शन देना है, लव देना है वगैरह। तो इसमें 2 कंडीशन हैं। हमारे उलमा एक कंडीशन की तो बात करते हैं कि जी बराबरी अगर है तो आप कर सकते हैं। मैं कहता हूँ पहली कंडीशन जो थी कि उसमें आयत में लिखा है कि उन यतीमों में से तुम 2 या 3 या 4 से शादी कर सकते हो, उन ऑर्फन में। तो पहली कंडीशन कि उन विडोज से शादी करो। तो आप पढ़ेंगे मैट्रिमोनियल ऐड में सबको वर्जिन चाहिए होती है, बच्चों वाली से फिर कौन करेगा। तो वो उस आयत का मकसद ये था, 2 कंडीशन थी कि एक तो आप उन ऑर्फन में से 2-3 कर सकते हैं, लेकिन उनको बराबरी अगर आप दें, ये नहीं कि आपकी जो ओरिजिनल वाइफ है वो तो महारानी और ये जाके बर्तन धोए किचन में, तो वो तो बराबरी नहीं हुई, तो नॉट अलाउड। तो ये जो एक तो परमिशन है और वो भी कंडीशनल परमिशन है, वो भी 2 कंडीशन की। तो एक तो ये मुसलमानों का ये भरम। दूसरी चीज़ जो किताब में निकल के आई, और लॉ कमीशन जस्टिस चौहान की, उसमें उन्होंने भी उसको साइट किया कि हिंदुस्तान में सारी कौमों में थोड़ी बहुत पॉलीगमी है और सबसे कम पॉलीगमी मुसलमानों में, और ट्राइबल 15%, फिर बुद्धिस्ट, फिर जैन, फिर हिंदू 5.8, मुस्लिम 5.7। तो इसमें जो एक डायलेमा है कि मुसलमान जो सबसे कम पॉलीगमस हैं लेकिन अपने पॉलीगमी के राइट के लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, बल्कि मुसलमानों को तो चाहिए खुद ही डिमांड करें कि पॉलीगमी बैन कर दो। उससे उनसे ज़्यादा प्रभावित तो कुछ और लोग हो जाएंगे, है ना। दूसरे जो खुद पॉलीगमी ज़्यादा कर रहे हैं वो इस्लाम को, मुसलमान को पॉइंट करते रहते हैं। तो ये एक मिथ है जो दूर करने की ज़रूरत है। अच्छा, इससे हटकर एक सवाल ईवीएम विवाद को लेकर ही है। जब राहुल गांधी हैं, तमाम विपक्ष अगर ईवीएम पर सवाल उठा रहा है इतने, क्योंकि आप उस जगह पर रह चुके हैं, तो इलेक्शन कमीशन को हिचक क्यों है उसे एड्रेस करने में? आपकी सलाह इलेक्शन कमीशन को क्या रहेगी? और क्योंकि जनता के बीच जब हम लोकसभा चुनाव की कवरेज के लिए गए तो लोग बड़ी आसानी से ये बात कह पा रहे थे कि आप ईवीएम हटाओ, ये फेयर नहीं है। लोगों के मन में ये बात आ चुकी है। जी बिल्कुल, आपने जो बात कही मेरे दिल की बात कही, जो मैं थोड़ी देर पहले कह भी चुका हूँ। दोनों बातें, एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि फ़ौरन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग बुलाएं, उसमें टॉप लीडर्स आएँ। मैंने अपने वक्त में जब ईवीएम की कंट्रोवर्सी पीक पे थी और उस वक्त ईवीएम के लिए जो हॉस्टिलिटी थी वो बीजेपी की तरफ से थी, किताब भी उन्होंने लिखी थी, तो हमने मीटिंग बुलाई,
उस मीटिंग का बड़ा फ़ायदा हुआ। उसी में हुआ कि वीवीपैट शुरू कर दो तो बात ख़त्म, हमने वीवीपैट शुरू कर दी उसी मीटिंग में। इसी तरह अगर अब कोई डिबेट और कंट्रोवर्सी चल रही है तो भाई एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए और उस मीटिंग में आमने सामने या आपको उनकी बात जज जाएगी या आप उनको समझा देंगे, तो क्योंकि दोनों पार्टी रीजनेबल हैं। और दूसरी चीज़ जो कही, इस पर मैंने थोड़ी देर पहले ही अपनी चिंता बताई थी कि जनता के माइंड में अगर ये दिमाग में घुस गया ना, वो निकालना बड़ा मुश्किल होता है, और जो काफ़ी हद तक घुस गया है। जहाँ जाओगे जी ईवीएम जो है, तो ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज कर सकती है, ये अनसर्टेनिटी। इसलिए इसका जवाब बेस्ट है कि इलेक्शन कमीशन की ओपननेस, फ़ौरन ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और पूरा नेशनल मीडिया को बुला के, बल्कि कई बार पहले कर चुके हैं, फिर कर लो भाई कि भाई चैलेंज दो कि कोई हैक कर सकता है तो करके दिखा दो। 2-3 बार तो ये कर चुके हैं, फिर कर लो। तो क्योंकि कंट्रोवर्सी तो बढ़ती चली जा रही है, उसको बढ़ने तो रोकना किसका काम है? हम सिर्फ विश करें कि सब अपने आप लोग थक के चुप हो जाएंगे, वो तो नहीं, ये तो बढ़ती चली जाएगी। इसलिए उसको टू निप इट इन द बड इज इलेक्शन कमीशन जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी समझदारी कि फ़ौरन करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन शायद जल्द ही एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला ले। सर, जैसे ईवीएम पर एक धारणा की बात हो ही रही है लगातार, तो एक धारणा ये भी आम जनमानस में है कि आरएसएस जो है वो इस्लाम विरोधी है। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने संघ प्रमुख से लेकर संघ के बड़े बड़े अधिकारियों तक से बात की है। ये बात तो ठीक है, बल्कि वो आरएसएस चीफ से हमारी मीटिंग का तो ऑलरेडी काफ़ी विस्तार से जवाब हुआ। तो यही चीज़ कि ये अगर ये परसेप्शन है कि वो इस्लाम विरोधी हैं, उनको बेसिकली जो शिकायत है ना, हिस्टोरिकल रॉन्ग्स की बात करते हैं कि जी वहाँ पे इस्लाम जो आया उन्होंने मंदिर बहुत तोड़े, कन्वर्जन बहुत कराई, ये इल्ज़ाम है। तो हालांकि मेरी फीलिंग उस पर यह है कि कन्वर्जन अगर कराई होती तो 600 साल में 51 देशों में इस्लाम गया था, 100% कन्वर्जन हो गई थी। यहाँ तो 600 साल रहा, 100% कन्वर्जन कहाँ, कुछ भी कन्वर्जन नहीं हुई, बहुत मामूली। और वो भी इसलिए हुई कि जो दलित से जिनके साथ आप अत्याचार करते थे वो बुद्धिस्ट बन गए या मुस्लिम बन गए, इस वजह से हुई। अगर हुई भी तो ज़्यादातर इस वजह से हुई या कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स के इन्फ्लुएंस में हुई, ठीक है, लेकिन कितनी हुई, फिर माइनॉरिटी है। तो इसलिए क्योंकि इंडिया की एक यूनिक हिस्ट्री में समझता हूँ कि अगर कन्वर्जन की कोशिश 600 साल बादशाहों ने की होती तो 51 मुस्लिम देशों की तरह ये भी मुस्लिम देश हो सकता था। तो इसका मैं इससे ज़्यादा मैं क्या कहता हूँ, तो ये सवाल ही हो सकता है। दूसरे की जी मंदिर तोड़े वगैरह, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो जैसे औरंगज़ेब पे सबसे ज़्यादा होता है। मैंने एक दफ़ा टीवी पे मैं देख रहा था, शायद आप ही की चैनल थी, कोई एक महंत वहाँ के बता रहे थे कि भाई ये अयोध्या के उसमें ये काशी के उसमें ये आता है कि जी उसने औरंगज़ेब ने तोड़ी, लेकिन ये तो बताओ ये बनाई किसने थी? आपको में से किसी को जवाब मालूम है किसने बनाई थी? वो भी पता होना चाहिए। उसी ने जवाब दिया, बनाई थी अकबर ने, वो भी मुसलमान था। तो बनाने वाला ये तो हिस्टोरिकली हम सेलेक्टिव वो लेके ना, तो इसलिए पर्सपेक्टिव में अगर जाएं कि औरंगज़ेब ने तो कितने मंदिरों को ग्रांट दिया, उसकी भी गिना दो कि इतने तोड़े इतने बनाए, ये अगर आप सामने करें तो उससे डाइल्यूट होता है। लेकिन ये अब इस डिबेट में बहुत ज़्यादा इसके बियॉन्ड जाना मुनासिब नहीं होगा, बहुत अनएंडिंग ये डिबेट है। लेकिन इसमें एक डायलॉग की बड़ी ज़रूरत है, जिस डायलॉग का इससे पहले जिक्र आया है। इसलिए बातचीत से कि भाई ये अगर लोगों में कुछ धारणा ऐसी है या मिसकंसेप्शन है, उनको एड्रेस करना और उनमें इख्तलाफात को ब्रिज करना। ये अब भागवत जी आफ्टर ऑल एक मस्जिद और मदरसे में भी गए थे। हमारी मुलाकात के 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने उसमें कहा था कि जी मैं मिलना चाहता हूँ। तो वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं इन दिनों कि चुनाव आयोग से लेकर के तमाम स्वायत्त संस्थाएं जो इस देश में हैं उसकी विश्वसनीयता पर एक प्रश्न चिन्ह है। बीते 10 सालों में, एक दशक की राजनीति में आप चुनाव आयोग की बात करें तो आपको लगता है कि चुनाव आयोग एक तरफा या फिर इस 10 साल की राजनीति में कभी एक पक्षीय या झुका हुआ या बेबस नजर आया? क्योंकि अब आप रिटायर कर चुके हैं। नहीं, ये आप ये ठीक कह रहे हैं कि ये फैक्ट है कि इलेक्शन कमीशन पे हमारे वक्त तक तो उंगली नहीं उठती थी।
अब का पिछले सालों में कई बार उंगली उठी, बल्कि पिछले दिनों मैंने 34 हेडलाइन जमा की 2019 के इलेक्शन के बाद, कि वही अखबार जो ये लिखते थे कि वेल डन इलेक्शन कमीशन, कॉन्ग्रेचुलेशन इलेक्शन कमीशन, इस चुनाव का विनर इलेक्शन कमीशन है न कि कैंडिडेट हैं, ये हेडलाइन आप ही लोग देते थे, वही हेडलाइन बदल गई। तो कुछ हम लोग नालायकी करेंगे, कोताही करेंगे, कोई कमी होगी तो वो लोगों को दिखती है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो लेकिन इसके नतीजे में जो ख़राब बात हुई, जो ग्रेटनेस ऑफ आवर एक्सरसाइज है वो फिर तो बैकग्राउंड में चली गई। सिर्फ 2-3 कंट्रोवर्शियल चीज़ों की वजह से इंस्टीट्यूशन बदनाम होने लग जाता है। अब कि जी मॉडल कोड में नोटिस नहीं दिया, ये इशू लिया, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े मैनेज किया इलेक्शन और पीसफुली किया, उसके तारीफ होनी बिल्कुल लोग बोल गए। तो इसलिए पर्सपेक्टिव ज़रा डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसलिए विच इज़ वाई आई कीप सेइंग कि जो ओपननेस, कम्युनिकेशन, बात करो, लोगों को पूरा पर्सपेक्टिव समझ में आना चाहिए। सर, हमने जैसे शुरू किया था, उसके बाद हम जब ख़त्म करते हैं तो हम ये भी पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस मंच पर आकर कैसा रहा, और आप निर्मम होकर बता सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा रहा कि एक तो आप जो शुरू में तो मुझे लगा कि सब बिजी हैं, कोई इंटरेस्टेड नहीं है इस सेशन में, लेकिन मुझे बड़ा एंथुजियाज़म और इंटरेस्ट दिखाई दिया, और बड़े इंसाइसिव और इन डेप्थ आप लोगों ने सवाल किए, विच मीन्स यू अंडरस्टैंड ऑल द इश्यूज एंड ऑल द प्रॉब्लम। और तीसरी चीज़ ये भी लगी कि आपने वाकई मेरे राइटिंग पढ़ी हुई हैं, क्योंकि उसी पे सवाल किए, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और वह सिर्फ एक ही मुझे शिकायत कि सिर्फ एक महिला ने सवाल किया, बाकी ये सिर्फ मेल डोमिनेटेड ये ग्रुप है, ये नहीं चलेगा। अच्छा, काट रहा है। अच्छा, तो सवाल मैं हरियाणा से ही ले लेती हूँ सर। आपने उस समय हरियाणा की सियासत में बहुत कुछ देखा होगा, और आज मैं वहाँ पे देख रही हूँ कि हिंदू मुसलमान, यानी लोग आरोप लगाते वहाँ के बाशिंदे कि जब से बीजेपी राज आया तब से हरियाणा में हिंदू मुसलमान या जातीय राजनीति तब से शुरू हुई। तो मैं आपसे उस समय की राजनीति और अब जो हो रहा है उस पर चाहूँगी कि आप कुछ बोले, बताएं हमें। देखिए, मैं डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव होता था 40 साल पहले। उस मेवात डिस्ट्रिक्ट जो अलग बन गई वो गुड़गांव का हिस्सा था। वहाँ पे तो ये थोड़ा बहुत अंडर करंट समझने का नज़र आता था, लेकिन रेस्ट ऑफ हरियाणा में चूँकि मुसलमान पॉकेट से पानीपत और यमुनानगर, उसके अलावा तो कहीं है नहीं, तो कोई किसी किस्म का कम्युनल टेंशन का सवाल ही नहीं। जहाँ 2 कम्युनिटी है ही नहीं, वहाँ क्या टेंशन होगी, इक्का दुक्का जो पॉकेट्स हैं। लेकिन अब ये मुझे ये लगता है फ्रैंकली, जो मैंने कहा है कि पोलराइजेशन एज एन इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी जो साबित हो गया, उसका काउंटर नहीं निकल के आया कि दो कम्युनिटी में घिरना, नफरत फैलाओ, उनको लड़वाओ, और पोलराइजेशन होगी तो इलेक्टोरल विक्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको का काउंटर देश ने अभी तक कोई ढूंढा नहीं। तो यही वजह है कि चाहे अंदर से वो नेता इतने कम्युनल ना हो, एंटी मुस्लिम ना हो, लेकिन इलेक्टोरली अगर सूट करता है कि ये नैरेटिव रखो तो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन उस लिहाज से साइमल्टेनियस इलेक्शन एक अच्छी चीज़ है कि भाई जितना कम्युनलिज्म और कास्टिज्म करना है 5 साल में एक बार कर लो, 2 महीने के लिए 5 साल तो छुट्टी दे दो, लेकिन बार बार इलेक्शन होगा तो बार बार कम्युनल कास्ट ये चलता चला जाता है। तो उस लिहाज से साइमल्टेनियस इलेक्शन के फेवर में वन ऑफ द थिंग मैंने लिखी है, ये सब ज़बानी बातचीत नहीं, इस किताब में मिलेगी, फिर दिखा दीजिए वो किताब, ये वाली किताब। बिल्कुल लेंगे सर। ये किताब मुझे जरा ये भी पूछना है कि अभी जैसे चुनाव होंगे, उनमें ये चीज़ मानी जा रही है, जैसे हम भी आम लोगों से पूछते हैं कि जो वोट जाएंगे वो जाएंगे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और ऐसा कांग्रेस ने नहीं किया। यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कांग्रेस के और भी जितने भी लोग हुए वो इनको कर पाने में असक्षम रहे, या उनका ये इस तरह का फ्रेम नहीं रहा। तो ये बीजेपी ने ही किया। तो ये आप क्या फ़ायदा मानते हैं इस देश के लिए, एक पार्टी के लिए? देखिए, एक तो मैं पॉलिटिक्स पे तो मैं कमेंट अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि मैं तो इलेक्शन मैनेजमेंट, इलेक्शन प्रोसेस और इसी पर मैं बात करता हूँ। पॉलिटिक्स एरिया में मैं जानना चाहता, लेकिन आपका सवाल क्या था इसमें? मेरा ये था कि जैसे धर्म की बात होती हाँ, है, जाति की बात
ये जो धर्म और जाति की बात एक्चुअली इलेक्शन में आज की नहीं है, जाति की तो बहुत साल थे। मैंने बल्कि ये कई आर्टिकल में लिखा है कि 50 साल पहले लोगों को अपनी कास्ट भी जिनको याद नहीं थी, आज उनको सब कास्ट भी है याद दिला दी जाती है कि जी इस कास्ट के इतने वोट हैं, इसके ये पॉकेट है, इसके का कैंडिडेट हो। तो इलेक्शन वही डेमोक्रेसी जो बहुत जिसमें खूबियाँ हैं, वही डेमोक्रेसी का एक डाउन साइड ये है कि उसने कास्टिज्म और कम्युनलिज्म दोनों को प्रमोट किया है। कास्टिज्म, कम्युनलिज्म एंड करप्शन, ये तीनों इलेक्शन जो बड़ी अच्छी चीज़ है डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन ये नेगेटिव चीज़ें हैं जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए। बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप दिल्ली से हैं बेसिकली, और जी दिल्ली से आपने बताया आप दिल्ली से हैं, और फिलहाल दिल्ली की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है, उस पर आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे? नहीं, मुझे उस पर कोई रिएक्शन की नहीं, वो तो एक लीगल एक प्रोसेस बहुत दिन से चल रहा था, उसके पीछे पॉलिटिक्स है, हो सकती है नहीं हो सकती। तो मैं इस पर क्या कमेंट करूं, और आई हैव नथिंग रियली टू से, बट इट इज़ सैड कि मुझे सिर्फ ये उसमें जो चिंता कि ये चीज़ें जो सालों से जो चल रही थी वो 3 महीने और वेट कर सकती थी। इससे ये इम्प्रेशन पैदा हो, देखिए पूरी दुनिया हमको देख रही होती है, तो और हम ये देखें कि साहब हमारे, तो ये तो रशिया में भी हुआ कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जेल में, तो इसलिए इस किस्म की ये इम्प्रेशन क्रिएट हो जाए, तो ये चीज़ें क्या 3 महीने वेट नहीं कर सकती थी तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि इससे पब्लिक को, इंटरनेशनल पब्लिक परसेप्शन पे असर पड़ता है। मैंने एक दफ़ा एक अपने डिप्लोमेट फ्रेंड से पूछा कि पूरी दुनिया को मालूम है इंडिया में क्या हो रहा है, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा साहब इतने सारे एम्बेसडर दिल्ली में बैठे हुए क्या करते हैं, दिन भर रिपोर्टें तो भेजते हैं, तो हर चीज़ वहाँ जा रही होगी, तो उससे ये इंप्रेशन। उसी तरह जैसे कांग्रेस के फंड फ्रीज हो गए, 36 साल पुराना केस, 7 साल पुराना केस, और उस पर फंड आज फ्रीज हो रहे हैं, वही 3 महीने वेट कर लो कर सकते थे। तो उससे जो ये होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे अगर आँच आए तो मुझे चिंता होती है, और वो उस हद तक मेरा कंसर्न इसमें है कि ये अवॉइडेबल हो सकता था अगर इसको पोस्टपोन करते, लेकिन उसकी लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है कि भाई इतने दिन से नोटिस आ रहे थे, बार बार आ रहे थे, वो नहीं गए, ये कोर्टों में चल रहा है, सब जुडिस मामले हैं, इससे ज़्यादा इस पर बोलने का कोई औचित्य नहीं है। और जो विपक्ष कह रहा है कि ये जो ईडी सीबीआई का इस्तेमाल है वो अपने पक्ष के हिसाब से सरकार कर रही है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। देखिए ये जो इस पे तो एविडेंस ओवरवेलमिंगली आ रही है कि भाई 90% केसेस जो हैं वो अपोजिशन पे हुए, उससे मैं तो मीडिया से पढ़ता हूँ, आप ही लोग जो लिखते हैं और आप लोग यही लिख रहे हैं कि इस किस्म की एजेंसीज का इस्तेमाल पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए हो रहा है। अगर ये परसेप्शन है तो ये बहुत ही खतरनाक परसेप्शन है। चुनाव शुरू होने के बाद ईडी सीबीआई भी चुनाव आयोग के अंडर में आ जाती है बाकी एजेंसीज की तरह? वेल ये एक ग्रे एरिया है कि इसमें वैसे तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन, ईडी वीडी भी तो ये पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ही है, ये सारे इन्फोर्समेंट के कायदे से आनी चाहिए, लेकिन नॉर्मली जो जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसमें इलेक्शन कमीशन इंटरफेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि सारी पुलिस बाय नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के अंडर में होती है, लेकिन जो ऑपरेशनल पुलिस है उस पर हम डायरेक्टली कर रहे हैं, दूसरे को नहीं छूते, तो आने को इलेक्शन कमीशन भी ये कह सकती है कि भाई ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, इसको स्थगित रखो, 3 महीने बाद कर लेना। कि कोई अनलेस कोई टेररिस्ट है जो भाग जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि टेररिस्ट भाग जाएगा इसलिए उस पर एक्शन लेना फ़ौरन ज़रूरी है, उस पर तो इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं कहेगी कि भाई फ़ौरन वो बल्कि कहेगी अभी पकड़ो लो। इसलिए जो चीज़ अगर यही चीज़ 2 महीने बाद कर लीजिए। जी सर, आप आए और आपने अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।